Good morning, everyone. तो should we start? ठीक है। तो आज हम अपने सेकंड डे को शुरू करते हैं और उम्मीद करूंगा कि एक एक बच्चा बहुत बारीकी से एक एक बात को सुनेगा। देखिए, जब हम किसी भी कोर्स की शुरुआत में होते हैं तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझ पाए, क्योंकि सभी बातें कहीं ना कहीं शुरू से ही डिस्कस होना शुरू होती हैं। तो इसका एक सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आप वो जो चीज़ है वो जेन्युइन तरीके से कैसे डेवलप हुई है, कितना कुछ उसमें देखना होता है, कितना कुछ उसमें समझना होता है, उन सबको करने का एटलीस्ट आपके पास एक मौका होता है। तो मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि मैं आप में से बैठे एक एक बच्चे को जेन्युइन तरीके से जो भाषा के लिए ज़रूरी है वो वेरी फर्स्ट डे से बताता चलूँ। अच्छा, आप हो सकता है कि अलग अलग पर्पज़ के साथ इस क्लास में बैठे हो, पर मेरा मात्र एक पर्पज़ है कि मैं इस क्लास में बैठे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले तो ये कंसिडर करके चलूँ कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। ये मेरा मानना इसलिए भी ज़रूरी है सर कि अगर मैं ये मानने लगा कि आपको इंग्लिश आती है तो फिर मैं उस लेवल पर आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा जिस लेवल पर मुझे एक्चुअल में आपको पढ़ाना चाहिए। उसमें तो ये होने लगेगा सर कि चलो ये तो पता ही होगा यार, एटलीस्ट बच्चा इतना पढ़ के आया है तो इतना तो जानता ही होगा, इसे तो छोड़ो। मैं ये वाली बात आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। तो छोड़ने के चक्कर में शायद मैं वो सारी चीज़ें छोड़ूंगा जो मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसान है या ये तो बहुत कॉमन है। पर सर ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने बहुत कॉमन तरीके से पढ़ी है उतने ही कॉमन तरीके से वो चीज़ आपने भी पढ़ी हो। ये तो सच नहीं है भाई। कोई चीज़ अगर मेरे लिए कॉमन है तो ये कहाँ लिखा है कि वो आपके लिए भी कॉमन है? तो मुझे लगता है कि वो सोचना ही गलत होगा। पर जब हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके दो फायदे मिलते हैं सर। पढ़ाने वाले को ये पता होता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मतलब मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं जो जेन्युइन में पढ़ना चाहिए तो बच्चे को ना बताया हो। और पढ़ने वाले बच्चे को ये पता होता है कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो सब कुछ कवर है। इसमें दो फायदे मिलेंगे यहाँ पर। अब पहला फ़ायदा, जिन लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी होती हैं तो दोबारा से पढ़कर वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। एक विश्वास होता है ना सर, विश्वास, वो विश्वास पैदा हो जाता है, हाँ ये सच में ही ऐसा है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होता पढ़कर वो आपके लेवल पर आ जाते हैं, तो वही बैच में जो क्वेश्चंस पूछने का लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है और समझने का लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप और मैं लास्ट में एक बात तो तय करेंगे कि जीरो के सीखने से फ़ायदे तो हैं, कॉन्फिडेंस में हो या फिर आपकी नॉलेज के डेवलपमेंट में हो। सब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करके इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। सेकंड, कि इस कोर्स का मोटिव हो सकता है कि आप लोगों का अलग अलग हो, पर मेरा एकमात्र मोटिव है कि मैं अपनी क्लास में बैठे जितने भी बच्चे हैं उनको कोई भी सेंटेंस अगर पढ़ाता हूँ तो उनको लिखना भी आना चाहिए, उनको वो बोलना भी आना चाहिए और उसको देखते वो समझ पाए कि जेन्युइन तरीके से उसमें बात किस विषय पे चल रही है। अगर इन सभी चीज़ों को कराने में मैं सक्षम हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने भाषा के वो हर एस्पेक्ट को बच्चे को पढ़ा दिया जिसे मुझे पढ़ाना चाहिए था। सर यही चीज़ आपकी सोच में भी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वेरी फर्स्ट डे से सर आप ये नहीं देखेंगे तो बहुत बेसिक सी बात है, शायद आप ये भी नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए अजीब था, नया था, क्योंकि वो रिपीट होना तो तय है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चाहे वो बेसिक बात है वो कम से कम 3-3 4-4 बार तो बैच में रिपीट होगी और रिपीटेशन तो हमेशा चीज़ों को मजबूती देता है सर, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। आपने जो जो चीज़ें बार बार करके देखी वो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं आज, ये तो आप सब लोग अवेयर ही हैं इस बात से, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सर आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ, बट जो बच्चे कल की क्लास को मिस कर गए थे तो कल हमने एक बहुत बेसिक सी बात पढ़ी थी सर, बस बेसिक सी बात। एक हमने कहा था कि भाषा को अच्छा करने के लिए हमें दो सेक्शंस को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। एक तो हमें अपनी ग्रामर बहुत अच्छी करनी पड़ेगी सर, और ग्रामर जब हमारी अच्छी हो जाए तो उसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसे हम वोकैब कहते हैं, वोकैबलरी कहते हैं। ये जब दो सेक्शंस हम बहुत अच्छे बना लेंगे ना अपने,
तो फिर कोई भी अखबार, मैगज़ीन, आर्टिकल पढ़ना हो, लिखना हो तो मुश्किल नहीं होता। सर एक बात मैं जो पहले मेंशन करना भूल गया हूँ आज ही के टाइम पे, मैं अब उसको कर देता हूँ। सर आप में से अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, समझने के बाद उसको यूज़ करना नहीं शुरू करेंगे। उनको शायद ये लगेगा ये तो मुझे आ गया। सर आना तो ये तो मेरे पक्ष का काम था, ये तो मेरे पक्ष का काम था कि आप में से बैठे एक एक बच्चे को वो कंसेप्ट आ जाना चाहिए। बट एक आपका भी तो जॉब है सर। आपका काम क्या है कि आने के बाद उसको यूज़ करना। हर बार जब इंग्लिश को पढ़ें और वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आए तो अपने आप को रिकॉल करवाना, हाँ देख ये बात हमने तब पढ़ी थी। तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा सर, ये आपका पार्ट है। ये दोनों पार्ट में अगर हम खरे उतर गए, मैं समझाने में और आप उसको यूज़ करने में, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप में से बेटा एक एक बच्चा ये कहेगा यार सच में लाइफ में कोर्स किया और कोर्स से हमारी इंग्लिश में एक बहुत बड़ा चेंज है। एक वर्ड चाहता हूँ मैं सर, आज वोकैब है तो सर सभी बच्चे ने शायद एक रजिस्टर मैंने कहा था लगा लिया होगा। सर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि यार घर जाके मैं अपने फेयर नोट्स बनाऊंगा। सब बहुत मुश्किल होता है, नहीं बन पाता, उस लहजे में भी नहीं बन पाता। कोशिश करें आप मेरे सामने ही अपनी नोटबुक को लेके आएँ, 2 कलर के पेन लेके आएँ, नोट्स बनवाने का काम मैं करता हूँ। 2-4 सेकंड बीच में रुकना पड़ा मैं रुकूंगा आपके लिए, पर मेरे सामने आप बैठ के नोट्स बनाओ सर, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। सर नोट्स बनाते वक्त एक ध्यान रखना, कुछ बातें आपको अपने बॉक्स में लिखनी है ऐसे। ये बॉक्स में जितनी भी बातें आएंगी ना, ये वो बातें होंगी जो आपके उस टॉपिक से हटके होंगी। इसमें हो सकता है कि कोई वर्ड हो, इसमें हो सकता है कोई एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। जैसे अभी एक वर्ड मैं चाहता हूँ आपके बॉक्स का हिस्सा होना चाहिए, वो वर्ड देखिए क्या है, मेरे साथ भी बोलना सर। इसे राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ कहते हैं अ। बहुत बड़े सर, एक बार बोले अ। सी। सर आपने देखा होगा समुंदर को हम सी कहते हैं, ये जो समुंदर होता है हमारा सी होता है। और सर एक वर्ड मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, इस वर्ड को मैंने लिखा चेंज। मैं चाहूँगा इन तीनों शब्दों को एक बार पढ़ के बोले, आप बोल के दिखाइए सर। बहुत बढ़िया सर। एक बात हो, अब मैं यहाँ पे एक बात और आप लोगों को कहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर मुझे लगे कि मुझे आपको दबाव दे के बुलवाना पड़े कि नहीं बेटा एक बार ठीक से बोल के दिखाओ। सर आप लोग जानते हैं इस बात का महत्व कि अगर हम बोलेंगे तो डेफिनेटली हम सीखेंगे। अगर आपने और मैंने हिंदी को ना बोला होता तो शायद हिंदी इतनी अच्छे से हमें समझ में नहीं आई होती। तो उसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं कि भाषा बोलने से भाषा अच्छी होती है। कोई भी चीज़ अगर आप और मैं सीखेंगे तो उसको बोल के जरूर देखेंगे सर, और ऐसा आज आपको करना भी है मेरे साथ। एक छोटा सा वर्ड आप लोगों को मैं याद करवा रहा हूँ सर, इस वर्ड को मेरे साथ एक बार याद कर लीजिए। इस वर्ड को पढ़ते हैं सर, अ सी चेंज। बहुत बढ़िया सर। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों में बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं। अच्छा वो चेंजेस इतने बड़े होते हैं कि उसको देखते ही दिखता है। कुछ चीज़ों में बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं, और वो चेंज इतना होता है कि उसको देखते ही स्पष्ट होता है कि हाँ यार सच में एक चेंज है, एक मतलब अलग है, ये बिल्कुल अलग है। आप आपसे कुछ दिन पहले मान लो आज आप अपने आप को इंग्लिश में यहाँ मान रहे हैं, और आप 10 दिन की क्लास के बाद इंग्लिश में यहाँ पहुँच गए, तो शायद आपके कॉन्फिडेंस में, सोचने में, बोलने में वो दिखने लगेगा। तो आपको लगेगा कि यार सच में मेरी इंग्लिश में बड़ा चेंज है। अभी मैंने हिंदी में एक वर्ड बोल के दिखाया बेटा कि मेरी इंग्लिश में सच में एक बड़ा चेंज है। जब चेंज बड़ा हो और वो स्पष्ट दिखाई देता हो, चेंज बड़ा हो और वो स्पष्ट दिखाई देता हो, तो ऐसे चेंज को हम इंग्लिश में एक वर्ड से बोलते हैं। समय साथ बोलना, अ सी चेंज। बहुत बढ़िया सर, एक बार लास्ट बोल दो। बहुत बढ़िया सर। जहाँ ये वर्ड आपने लिख के याद किया है, तो सी के ऊपर एक वर्ड और है जो लोग बोलने में भी यूज़ करते हैं और आपका एग्जाम भी यूज़ करता है। मेरे साथ बोलना सर सभी के बच्चे, एट। सब बोलिए एट। सी। शाबाश, बोल के दिखा दो बेटा। इस बात को समझने के लिए ना, हमेशा किसी बात को समझने के लिए सर उसे जेन्युइन तरीके से महसूस कीजिए। आप एक समुंदर है सर, और आप समुंदर के बीच में हैं, और आपके पास नेविगेशन के लिए कंपास नहीं है, तो आपको तो नहीं पता चलेगा मैं साउथ में हूँ या मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ या मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ।
आप वहाँ पर खड़े हो जाएंगे और कंफ्यूज होंगे क्या मैं जाऊँ तो किस तरफ जाऊँ, क्योंकि सभी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो पानी 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 ही दिख रहा है मुझे। हमें जेन्युइन तरीके से नहीं पता कि मैं जाऊँ तो किस दिशा में जाऊँ कि जिससे मैं अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मतलब हमें समझ में ही नहीं आता कि अब हम करें तो क्या करें। ऐसा हुआ होगा लाइफ में, जरूर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको ये समझ में ही नहीं आया होगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, हम समझ नहीं पाते कि अब करें तो क्या करें। उस कंफ्यूज होने की अवस्था को हम इंग्लिश में एक वर्ड से बोलते हैं, मेरे साथ बोलो सर, एट सी। बहुत अच्छी बात है सर, एक बार लास्ट बोलिए। मेरे साथ मैंने संदेश पढ़ाया तो नहीं है, पर मैं एक बार संदेश बुलवाऊंगा, बोल के देखना सर। आई एम एट सी। इसका मतलब मैं कंफ्यूज हूं, मुझे भी नहीं पता कि मैं करूं तो क्या करूं। सर दो मैंने सी को लेके वर्ड आपको बताए। पहला वर्ड मैंने बोला अ सी चेंज। मैं अब इसका भी एक सेंटेंस बोला था, मेरे साथ बोला सर, आफ्टर। मन से बोला सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं देखूं तो आप, ये तो आप बैठे मेरे देखते, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद आप अपने लिए बोल रहे हैं। चलो मेरे साथ बोला सर, यू विल गेट टू सी अ सी चेंज इन योर इंग्लिश। यानी कि आपको अपनी इंग्लिश में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। तो सर बहुत बड़े बदलाव को इंग्लिश में सी चेंज कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे वर्ड्स याद नहीं होते। सर नहीं, आपने शायद पढ़ते वक्त एक गलती करी। जब आपको वर्ड्स वो पढ़ाए जा रहे थे, आपने उनको रिलेट नहीं करा। अगर आप उसे रिलेट करके जेन्युइन तरीके से समझ कर बोलते तो शायद वो शब्द आपको याद होना चाहिए था। सर आज हम यही करना शुरू करेंगे। आपको दो चीज़ें मैंने कहा स्टार्टिंग से काम करके चलनी है। एक, आपको अपनी ग्रामर पे बहुत अच्छे से काम करना है, और दूसरा आपको अपने वर्ड्स पे अच्छा करना है। जब ये दो सेक्शन हमारे बहुत अच्छे होंगे तो आपको अपनी इंग्लिश में कैसा चीज़ दिखेगा? हाँ जी बेटा, अगर वर्ड्स नहीं समझे तो एक समय के बाद वो वर्ड्स आपको क्या करने लगेंगे? आपको एट सी फील होगा, कंफ्यूज्ड फील होगा कि मैं कौन सा वर्ड लगाऊं। सर अब वर्ड्स को सीखने के लिए हम सबसे पहले अपनी बुक से शुरू करेंगे। सर ये बुक आपको एडमिशन के टाइम पे मिलेगी। ये हमारी एक सिनोनिम की बुक है। सिनोनिम्स का मतलब होता है बेटा एक ही जैसे मीनिंग के वर्ड। 4 तरीके के शब्द आपके पेपर में पूछे जाएंगे बेटा। मैं एक एक करके सबको बताता चलूँगा कोर्स के साथ साथ जो आते रहेंगे। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक वर्ड से मतलब मिलवा रहा हूँ, ये है सिनोनिम्स। सर सिनोनिम ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक ही शब्द को अलग अलग तरीके बोलने का वर्ड हो। जैसे अब छोटा सा एग्जाम्पल है, हम बचपन में जब पढ़ते थे सर तो हमें पानी शब्द पढ़ाया गया, तो पानी के लिए नीर पढ़ाया, जल पढ़ाया। था तो सबका मतलब पानी ही, कोई उसे नीर कह रहा था, कोई जल कह रहा था। अब यही इंग्लिश में भी है बेटा। आपके सामने जो वर्ड्स हैं, एक ही जैसे मीनिंग के बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। सब मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को जोड़ देके कहूँगा। आपको लगेगा कि सारे शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, सबका मीनिंग एक जैसा है, पर उसमें 2 लेवल के वर्ड मिलेंगे बेटा। पहला, आप उनमें से किसी भी शब्द को एक दूसरे की जगह लगा लो, दोनों शब्दों का मीनिंग तो सेम है, और आप क्या कर सकते हैं कि एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लगा लो। पहला तरीका ये मिलेगा सर। दूसरे तरीके का सिनोनिम क्या मिलेगा? मीनिंग तो सेम है, पर वो दोनों कंडीशंस अलग अलग दिखाते हैं। ये किसी और कंडीशन को दिखाता है, तो ये किसी और कंडीशन को दिखाता है। आमतौर पर एग्जाम्स में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक क्लोज टेस्ट आता है, या फिर सेंटेंसेस में वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आना चाहिए। ऐसी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं। जैसे एक एग्जाम होता है पीटी का, उसमें भी सेम इसी तरीके की बातें होती हैं। विदेश में जाने के लिए बच्चे करते हैं उस एग्जाम को, वहाँ पे 4 वर्ड देंगे, उनके मीनिंग एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, पर कौन सा वर्ड उसमें सिचुएशन के हिसाब से आना चाहिए वो बच्चे को पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी सर। आज मैं आपको पहला वर्ड पढ़ाना शुरू करता हूँ, और बड़े गौर से सुनना। जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ेंगे तो सर उसके बगल में लगे शब्द को देखेंगे। ये जो वर्ड आपने मैंने देखा, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। आप लोग जानिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। दम लगाना सर, क्लास में बहुत मन से पढ़ के दिखाना। सर एडजेक्टिव्स ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो विशेषता दिखाने का काम करते हैं।
अब जिस मार्कर से मैंने बोर्ड पे राउंड किया है वो येलो है। अब इसका येलो होना इसकी विशेषता है। आप इस सेंटर में नए हैं, पर आप जैसे कई सौ बच्चे यहाँ पे पुराने हो गए, कुछ समय से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पर आप नए हैं, तो आपका नया होना आपकी विशेषता है। किसी को हम ईमानदार कहते हैं, किसी को कुछ, तो किसी को कुछ, तो किसी को कुछ। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति चीज़ के लिए लगकर वो बताएं कि वो कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो चीज़ कैसी है। तो ऐसे सभी शब्दों को आप और मैं इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं सर। अगर क्लियर है तो आप मुझे आई हैव गॉट इट से बोल सकते हैं। थैंक यू सर। तो अब जो आप शब्द पढ़ रहे हैं सर, ये मतलब आपका एडजेक्टिव है और ये शब्द किसी ना किसी व्यक्ति या चीज़ को दिखाएंगे। आओ आज का पहला शब्द पढ़ते हैं सर। सबसे पहला वर्ड जो आपके इस पे लिखा है वो एलियन है। अब से कुछ समय पहले शायद लास्ट स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसका सबसे पहला शब्द यही पूछा गया था। सिनोनिम्स में पहला वर्ड ये था एलियन, और पूछा गया कि एलियन का सिनोनिम बताओ। मैं ये बताऊंगा सर कि इस किताब के जो पहले 20 से 30 लेसन्स हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% वर्ड्स इसी में से होंगे, पर हाँ आपके अधिकतर वर्ड इन लेसन में से आएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आपको और मुझे और भी करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं सर। पर हाँ आपका 75% टू लेके 80-89% तक मतलब आपको यहाँ से वर्ड्स मिलेंगे सर सारे एज इट इज़। पर थोड़े से एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हम कराएंगे वो आपको अलग से हमसे हमारे साथ करने हैं, क्योंकि नए शब्द जुड़ते रहते हैं सर एग्जाम्स के साथ। पहला वर्ड जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत मन से पढ़ना सर, सोच के पढ़ना कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। एलियन वर्ड है सर, दो जगह आता है। पहली जगह जब कुछ भी ऐसा जो आपके लिए मतलब अनजान जैसा है, आप नहीं जानते उसे, आपके लिए वो अनजान है। क्यों ना इससे अच्छा एग्जाम्पल तो मुझे नहीं लगता। जैसे आप लोग यहाँ पर आए, आज आप जिस तरीके से मुझे देख रहे हैं, जिस तरीके से आप मुझसे बातें कर रहे हैं, आज से 10 दिन बाद ऐसे नहीं करेंगे। आप पहले दिन आए, आप यहाँ पर आए, सर कहाँ जाएं, कहाँ बैठें, अजीब सा लगा, कहाँ बैठूं। जब आप 8-10 दिन आ जाए ना, पता होगा यहाँ बैठना है, पता होगा ये व्यक्ति जो खड़ा वो ऐसा है। अभी तो आप देख रहे हैं फोटोज लगे हैं, एसी पंखे सब चल रहे हैं। यहाँ के लोग आपको समझ में नहीं आ रहे किससे बात करूं किससे ना करूं, क्यों सब आपके लिए अनजान है। सर जब कोई भी चीज़ आपके लिए अनजान होती है, जिसके बारे में जानकारी आपको नहीं है, अनजान जैसा होता है, उस अनजान की स्थिति को इंग्लिश में आप और मैं क्या बोलते हैं सर? बोल के दिखाओ। एक बार मन से बोलना था सर। दूसरा देखो मेरे साथ बोले अननोन। सर गौर से देखिए, यहां पर जो व्यक्ति पहली बार जाता है न्यूयॉर्क में, तो वहां न्यूयॉर्क में जाने के बाद उसको जो फीलिंग आती है वो फीलिंग कैसी आती है? एलियन की। बट पहली बार किसी जगह पर जाएगा तो अजीब तो लगना ही था। तो जब अजीब की सेंस में कह रहा हूं कि जिसमें अनजान जैसी फीलिंग आ रही है, मतलब जान पहचान जैसी फीलिंग नहीं आ रही, तो उस अनजान की स्थिति को दिखाने का जो जेन्युइन वर्ड है पहला, वो कौन सा वर्ड है सर? क्या आपको मन से क्लियर हुआ सर? बहुत बड़े सर। एलियन के सिनोनिम में पहला वर्ड क्या पड़ा? या तो आप बोले एलियन या फिर बोले एक सेंटेंस मेरे साथ बोलना सर, पढ़ा है नहीं पर बोलना। इट इज अननोन टू मी। सुन के समझ में आ रहा है? अगला बोले सर, इट इज एलियन टू मी। समझ में आया? तो आगे से जितना आपको अननोन वर्ड समझ में आता है इतना एलियन आना चाहिए। शायद अननोन को आपने कई बार पढ़ा है, एलियन शायद आप में से कुछ लोगों ने पहली बार पढ़ा है। तो आगे से सर जैसे अननोन को बार बार देखा है, तो अपनी किताब से अपने नोट्स में एलियन वर्ड को बार बार फील करना है। सर मैं दूसरा मतलब बताता हूँ सर। एलियन का मतलब एक और चीज़ होती है जो विदेशी है, यहाँ का नहीं है, बाहर का है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ का नहीं है, बल्कि किसी दूसरी कंट्री से जुड़ा है। सर चाय पीना हमारे देश का कल्चर नहीं था, ये तो अंग्रेज लोग लेके आए थे, चाइना से मंगवाते थे, नहीं हुआ तो फिर यहीं पे खेती करने लगे। पर चाय पीना हमारे यहाँ का रिवाज नहीं था सर, ये हमारा कोई कस्टम नहीं था। रिवाज कस्टम होता बेटा। पर आज हमारे देश में देखिए तो चाय एक बहुत अच्छा है, मतलब एक ऐसी चीज़ बन गई कि कोई अतिथि आपके घर आता है तो हमें लगता है चाय नहीं पूछी यार। आमतौर पे लोग ये कहते चाय तो पूछी नहीं उन्होंने।
तो इसका मतलब आज हमें लगता है कि चाय एक बहुत बेसिक चीज़ हो गई हमारे व्यवहार की, कल्चर बन गया है। हर कोई चाय के बारे में पूछ ही लेता है, हर जगह चाय मिल ही जाती है, क्योंकि वो कल्चर का हिस्सा हो गया शायद। अब हमारा कल्चर होती है सभ्यता सर। सभ्यता होता है एक व्यवहार, जो व्यवहार में चीज़ें डल जाए वो कल्चर बन जाता है। तो आज हमारे लिए चाय अपने आप में कल्चर बन चुका है। आप अगर क्लियर है तो यस बोल सकते हैं सर। चलो मैं साथ बोलता हूँ, सब बोलेंगे। इट इज एन एलियन कल्चर। सर क्या ये कल्चर के पहले एलियन वर्ड समझ में आ रहा है? बताओ कैसा कल्चर है, यहाँ का या बाहर का? ऐसी सभ्यता जो बाहर की है, यहाँ की नहीं है। तो बाहर का होने के सेंस में हम एलियन वर्ड लगा सकते हैं। सर एवरीबडी यस चलो, बहुत बड़े सर। सर मैं अगर आगे की तरफ बढ़ूँ तो मेरे पास अब देखिए बाहर का होने के लिए कौन सा वर्ड है? बहुत अच्छी बात है, फिर से बोलिए सर। अब मुझे आप लोग ही बताइए, क्या इंग्लिश यहाँ की भाषा है या बाहर की भाषा है? तो मैं एक वर्ड बोला, मेरे साथ बोल के दिखा, मन से बोला सर, है ना? इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। पर क्या हिंदी भी फॉरेन है? शायद हिंदी तो यहाँ की भाषा है। यहाँ कहाँ की? जहाँ के हम हैं, जहाँ के हमें वहाँ की कोई चीज़ है तो उस इंग्लिश में बोलते समय ऐसा बोला नेटिव। नेटिव मेरे साथ एक सेंटेंस पूरा बोले सर। हिंदी इज आर नेटिव लैंग्वेज। जहाँ के हमें वहाँ की कोई चीज़ होगी तो नेटिव होगा। सर यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर एक अच्छा वर्ड आपको लास्ट जो इसमें पढ़ना है वो देखिए क्या है, एग्जॉटिक। सुना नहीं मैंने सर। मुझे ये तो नहीं पता मैं कौन से जू में गया था, पर मैं एक जू में गया तो वहाँ पर क्या था कि अलग से एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें लिखा था एग्जॉटिक बर्ड्स। सीपी के अंदर आप जाओगे तो एक फ्रूट की चाट मिलती है सर वहाँ पर, बड़ी फेमस है उसकी। वो लोकेशन तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ बताना, क्योंकि वो राउंड करके घूमता रहता है उसी एरिया में। वहाँ पे वो है। अच्छा वो जो फ्रूट चाट देता है ना सर, वो सारे की सारी फ्रूट चाट है ना उसके एग्जॉटिक फ्रूट्स की होती है। वहाँ लिखा होता है एग्जॉटिक फ्रूट्स, उसकी उस पर लिखा हुआ है कार्ड पे। अब चाट बेचने वाले ने इंग्लिश में लिख रखा है अपने वहाँ पे एग्जॉटिक फ्रूट्स। देख के इसलिए मैं प्रभावित भी हुआ, मैंने कहा हाँ यार ये तो हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। सर वहाँ एग्जॉटिक फ्रूट का मतलब ये है कि वो चीज़ यहाँ की नहीं है बल्कि बाहर की है। कीवी हमारे देश का फल नहीं है सर। ड्रैगन फ्रूट हमारे देश का नहीं है, बाहर का है। कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ की नहीं है बल्कि बाहर की है। उस जू में जो पक्षी थे ना वहां पर, वो पक्षी वहां के नहीं थे बल्कि वो बाहर के थे। तो जो वहां का नहीं बल्कि कहीं बाहर का है तो उसे इंग्लिश में हम क्या वर्ड से बुलाते हैं सर? नहीं बेटा ठीक नहीं बोला, मेरे साथ बोलना एग्जॉटिक। एक्जोटिक नहीं बेटा, एग्जॉटिक। 3 वर्ड मेरे साथ बोलना सर। एग्जॉटिक फ्रूट, एग्जॉटिक बर्ड। सर समझ में आ रहा है ये वाली बात? अच्छा बताओ एग्जॉटिक का मतलब क्या है, यहाँ का या बाहर का? सर शायद आपको एलियन के 2 मतलब बताएं। एक तो जो यहाँ का नहीं है, आपकी आवाज में वो फीलिंग से नहीं आई सर, जो यहाँ का नहीं है बल्कि बहुत बड़े सर। दूसरा जिसको लेके आप अभी अनजान है, उसकी ज्यादा नॉलेज आपको नहीं है। अनजान जैसी फीलिंग हो तो वहां पे भी क्या आता है? तो अनजान होने की वजह से इसका सिनोनिम क्या बना? और बाहर का होने की वजह से क्या बना? और जहां के हमें वो क्या हो गया सर? बहुत बड़े सर। क्लियर हुआ सर यहाँ तक? बहुत बड़े। जो बच्चे पहले वर्ड से नहीं आए तो वो दूसरे वर्ड को समझना शुरू करें सर। सर दूसरा वर्ड, जिस वर्ड को आप याद करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक वर्ब है। सर प्लीज एक बार नोट्स जरूर बनाते चला, जिन बच्चों के पास किताब ना हो, अलग से वोकैब लिखकर आज के वर्ड्स, क्योंकि घर जाकर टाइम जरूर देना है। ये किताब को आपको एज इट इज एडमिशन के साथ मिलेगी, वहां पे फिर किताब को लेके आना है और किताब में इसको मार्क करते चलना है। सर ब्रूक जो शब्द है मेरे पास, ये वर्ब लिखा है सर। जिसे इंग्लिश में आपने और मैंने वर्ब कहा, उसे हिंदी में हम काम कहते हैं। इसको मैं ऐसे बोलूं तो कितना अच्छा है। काम वो होते हैं जिन्हें हम करते हैं सर, नहाना, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, देखना, रोना, सुनना, ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं सर। जिसे हिंदी में हम काम कहते हैं उसे इंग्लिश की भाषा में वर्ब्स कहते हैं।
आज आप जिस शब्द को पढ़े वो अपने आप में एक वर्ब है, यानी कि कोई काम है। क्या काम है वो सुनिए अब जरा ध्यान से। ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है सर ब्रूक, इसका मैं पहला मतलब आप लोगों को बताता हूं एक वर्ब के रूप में। सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, बहुत सारी, किसी का व्यवहार, कोई ऐसे बात कर, क्या है तू, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये कोई तहजीब थोड़ी ना, क्या है तू, ऐसे थोड़ी ना बोलते कोई, पर वो बड़ा है, आप कहते चल कोई नहीं यार। अब देखो उसका व्यवहार, क्या है तू, और आप कोई नहीं यार। आपने क्या किया सर, आपने उसको सहन किया है, बर्दाश्त किया है, कोई नहीं करने दे। सब बर्दाश्त करना कब होता है, करने दे। आपने उसको करने दिया और सह लिया। अगर मान लो कहते क्या है तू, तो ये बर्दाश्त करना नहीं, नहीं तू क्या है, ये बर्दाश्त नहीं है, ये तो उल्टा जवाब है उसमें, तू बता, नहीं तू क्या है। तो बर्दाश्त करने का मतलब है आपने वो चीज होने दी और आपने मन ही मन उसको सह लिया, ये बर्दाश्त करने में आता है। तो आपने जो वर्ड सीखा है सर वो ये है कि कुछ भी नकारात्मक चीजें, सकारात्मक नहीं सर, कुछ अच्छा नहीं बल्कि कुछ बुरा जो आप होने दे रहे हैं और चुपचाप उसको सहते जा रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए उसे आप इंग्लिश में एक वर्ड से बोलते हैं, मेरे साथ बोला सर ब्रूक। कितनी अच्छी बात है सर, आपने वर्ड अपने लिए बोला तो और आपने सीखा भी होगा शायद, एक बार फिर बोले ब्रूक। सर एक वर्ड बताना, सुन के समझ में आ रहा है क्या, मेरे साथ बोला सर बैड, लगा नहीं आपने बोला बैड बिहेवियर, बहुत पढ़े, फिर से बोले सर कैसा व्यवहार है, अच्छा या बुरा। सर लोग बहुत बुरा व्यवहार करते नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि वो आपके बड़े होते हैं और आप उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं। तो देखिए क्या बुरे व्यवहार को बर्दाश्त ही किया जाता है, तो पूछ रहा था, मैंने पढ़ा है नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, सच बताओ क्या बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करते हैं बहुत सारे लोग। हाँ जी, तो मेरे साथ बोला सर ब्रूक बैड बिहेवियर। आप में से बैठे एक एक बच्चे को महसूस होना चाहिए कि आप और मैं दो ही लोग इस क्लास में हैं, इतने सारे लोग नहीं हैं। सर बगल वाले लोग तभी दिखते हैं जब आपको मेरी बातें सुननी बंद हो जाए, नहीं तो जेन्युइन तरीके से दो लोग बैठे हैं। अगर आप ये सोच के चले मैं और आप दो लोग बैठे हैं तो आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। पर जब आप ये सोचते हैं बगल वाले ने बोल तो दिया, तो उसका मतलब सबसे पहले आपने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि मेरे अलावा यहाँ पे और भी लोग हैं, दैट्स ऑल। तो फिर आपका भटकना तय है, फिर आप पास पास के दिख रहे तो फिर कुछ और भी दिखना शुरू हो जाएगा और कुछ समय के बाद आप क्लास में हो सकता है डिस्ट्रैक्ट हो जाए। पर अगर आप और मैं दो ही लोग इस क्लास में होते तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आप ये मान के चलना कि मुझे बोलना ही है, क्योंकि मैं और सर दो ही तो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं। सर ने मेरे से पूछा, मुझे उनका जवाब देना है। सर मैंने एक वर्ड बोला था अभी, बैड बिहेवियर, ब्रूक बैड बिहेवियर, बुरे व्यवहार को क्या करना, सहन करना, बर्दाश्त करना। अब आओ आपको ऐसे और वर्ड बताता हूं जो बर्दाश्त करने के लिए आते हैं। सर देखिए पहला वर्ड मेरे साथ बोला टॉलरेट, सबने सुना होगा, नया नहीं सुना होगा तो ये सुनना, मेरे साथ बोला सर काउंटेनेंस, बहुत पढ़े, फिर से बोलो, ये भी वही जैसे मैं बोलता हूं सर ब्रूक बैड बिहेवियर, इसी तरीके से काउंटेनेंस बैड बिहेवियर। कुछ समय पहले एक बच्चों को, आपसे जस्ट पहले मैंने 15-20 दिन के लिए पीटी वाले बच्चों को कुछ रीडिंग की क्लासेस कराई। उसमें एक रीडिंग में करा रहा था तो उसमें काउंटेनेंस के लिए एक वर्ड आया था सर। काउंटेनेंस में क्या वर्ड आया कि कुछ लोग क्या करते हैं, आदतें, हैबिट्स करके वो था, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरों की आदतें अच्छी नहीं होती और वो उनको क्या करते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वहाँ पे लिखा था काउंटेनेंस बैड हैबिट्स ऑफ द पीपल। तो वह काउंटेनेंस अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं उन बच्चों को क्या बताता सर, मैं तो खड़ा रह जाता। मैंने कहा मैं क्या बताऊं इसका क्या मतलब है। तो इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है बेटा जो आपके लिए बहुत अनजान है, या फिर मैं ये कह दूं ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपको आगे चल के एक नॉर्मल भाषा में ना मिले। अखबार में, स्टोरीज में, बातचीत में ये वर्ड खूब मिलेंगे और भाषा आपको समझ में आनी चाहिए सर वर्ड्स के साथ। तभी मैं कह रहा हूँ इन वर्ड्स को तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, एक बार फिर से सुने। काउंटेनेंस बैड बिहेवियर। थोड़ा सा मैं पहले आता हूँ, यहाँ क्या लिखा है। हाँ जी बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दर्दनाक होती हैं सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्लेजेंट होती है, जैसे बुरा व्यवहार।
पेनफुल भी होता है। सर इसको आप एक स्पोर्ट्समैन को देखना, जो स्टेडियम में दौड़ रहा होता है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा दौड़ते वक्त वो पेट में दर्द होना, शरीर का जवाब दे देना, उसके बाद कहते हैं उसके पीछे जो कोच आता है, चल शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड, करना है, और वो फिर दौड़ता है। उसके बाद तो उसके शरीर में जो पेन होता है ना उसको बर्दाश्त करता है, दर्दनाक है वो चीज़। कई बार बहुत सारे बुरे अनुभव होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, पुरानी कुछ बुरी मेमोरीज हैं आपके मन में, मतलब यादें हैं जो अच्छी नहीं थी, वो बार बार आपके दिमाग में आती हैं। हम बार बार उनको सोचकर दुखी होते हैं और बर्दाश्त करते हैं, यार सच में ऐसा हुआ था। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब कुछ भी ऐसा जो पेनफुल है, दर्दनाक है, और उसको हम क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो उसे इंग्लिश में एक वर्ड से बोलते हैं, मेरे साथ बोलना सर, एंड्योर। सर मेरे साथ बोलना, एंड्योर, बैट, बहुत बड़े, फिर से एंड्योर, बैट, सर पहले वाले बेंच पे आ जाइए सर, वहाँ पे, बैट एक्सपीरियंसेस, यानी कि बुरे जो अनुभव हैं उनको हम क्या करते हैं, जब बर्दाश्त करते हैं तो एंड्योर शब्द से दिखाते हैं। सर क्या यहाँ तक के सभी शब्द आपको क्लियर हो? सर आप भी बढ़ेंगे आगे। देखिए जब कोई चीज़ हम नहीं होने देते तो उस इंग्लिश में एक वर्ड से बोलते हैं, सब बोलेंगे डिसअलाउ। बहुत बड़े, फिर से बोल के देखो, सर मैंने 18 साल की टीचिंग में एक बात देखी है, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि वर्ड्स तो खुद याद करने के होते हैं, रोज इस पे रट्टा लगाओ, क्रैमिंग करो, एक समय के बाद वर्ड्स याद हो जाते हैं। या फिर बहुत सारे लोग इनका लिंक जोड़ने लगते हैं। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, जैसे कोई भी चीज़ है, अबैश एक वर्ड पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, उसमें कहते हैं अबैश में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी करके सलमान खान को अबैश कर दिया, इसे वो कीवर्ड कहते हैं सर। भाई अबैश कर दिया, इसका मतलब क्या, शर्मिंदा कर दिया। चलो आपने शर्मिंदा करने को तो ऐसे याद कर लिया, उसके नीचे जो 4 सिनोनिम्स आएंगे, क्या 4 का भी आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे? और अगर उन 8 का सेंटेंस बनाए तो क्या आप 6000 वर्ड का ऐसा बना पाओगे? 5 से 6000 वर्ड है जो आपको समझने बहुत कम से कम, बहुत आराम से। सब पॉसिबल ही नहीं है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। कुछ वर्ड तो कर सकते, बच्चे खुश भी हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता वो शिक्षा का एक अच्छा स्तर होगा। मैं वेरी फर्स्ट डे से आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो जेन्युइन में मुझे बताना चाहिए। मैं नहीं चाहता सर ऐसा कुछ हम करें। सर आज बहुत सारे वर्ड्स आपको याद है, शायद वो वर्ड समझने की वजह से याद है। अगर आप इनको समझ लेंगे और 4 से 5 बार रिवाइज कर लें, रिवाइज तो वो भी करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि सर वो एक बार सुना और फिर लाइफ में खत्म। नया नया है, 2 4 5 10 में तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर 10 के बाद जो आगे बढ़ने शुरू होते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। उसमें कई बार गलत भी याद कर जाते हैं, जैसे रैम्पेंट वर्ड है सर, तो उसमें कहते हैं राम की पेंट, वो याद करवाते हैं रैम्पेंट को राम की पेंट, और कहते हैं राम की पेंट को चोरी कर कर बेचने वाला बिजनेस रातों रात रैम्पेंट हो गया। जबकि रैम्पेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज जो इस लेवल तक फैल गई कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। कोई नकारात्मक चीज इस लेवल तक फैल गई है कि वो आज उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया, तो इसलिए वो चीज रैम्पेंट हो गई। तो कहने की इतनी सी बात है सर, वो बिल्कुल गलत बात है। आप किसी भी शब्द को इस तरीके से तो नहीं पढ़े कि उसकी कोई स्टोरी पीछे बना ली, नहीं सर, बल्कि आप किसी शब्द को जब पढ़े तो ये सोचकर पढ़ें ये शब्द एक्चुअल में आता कब है, किस कंडीशन में आता है, किस सेंस में आता है। और ये सोचना मात्र आपको कहीं ना कहीं उस शब्द में अच्छा कर देगा सर। जैसे आपने अभी पढ़ा है कि कुछ भी नकारात्मक चीज़ें, बुरी चीज़ें, बुरे अनुभव हैं, जब उनको बर्दाश्त करते हैं, हम सहते हैं, तो एंडोर आता है, काउंटिनेंस आता है, टॉलरेट आता है, ब्रूक आता है। होने देना भी अलाउ होता है, नहीं होने देना डिसअलाउ है। मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा, मैं उसको होने नहीं दे रहा, तुरंत रोक रहा हूँ, ये डिसअलाउ है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड सर। हमें एक एक शब्द को इस तरीके से समझना बेटा। अब धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, आपको डेली इस तरीके से कुछ वर्ड्स आपको अच्छे से समझाऊंगा। आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको करीबन 8 से 10 वर्ड समझा के दिखाऊं कि इस तरीके से मैं वर्ड्स को कवर करना है। सर दूसरा सेक्शन भी मैं आज जो पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें भी पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि ग्रामर के हर कंसेप्ट को किस हद तक जाकर आपको समझना है। पर मैंने जो पढ़ा है मैं एक बार जानना चाहता हूं कि आपको समझ में आया नहीं आया। सर मुझे बताना, एक बहुत बड़े बदलाव को हमने क्या बोला था? इनसे पहले 2 वर्ड पढ़ाए थे, वो पूछ रहा हूँ। एक बहुत बड़े बदलाव को हमने क्या बोला? बहुत बढ़िया बात है सर। जब हम कंफ्यूज्ड होते, समझ में ही नहीं आता, करें
कुछ भी ऐसा जिसको लेके आप अनजान हैं, इसका सिनोनिम। हाँ जी बेटा, बैंकिंग के पेपर में क्या आएगा सर? बैंकिंग के पेपर में सिनोनिम्स ऐसे नहीं आते। बैंकिंग के पेपर में क्या होता है कि आपका एक सेंटेंस लिख देगा, सेंटेंस में एलियन वर्ड को यूज कर देगा, और वहां पर क्या होगा, अनजान होने की फीलिंग आएगी, और नीचे जो सिनोनिम्स देगा 4 वर्ड, उसमें से अननोन भी देगा और आपको फॉरेन भी देगा। आपने किताबों में दोनों पढ़े होंगे। अब जब राम की पेंट करके पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको तो दिक्कत आनी है इसमें, पर जिन बच्चों ने इसको बारीकी से पढ़ा है कि नहीं सर, एलियन का मतलब अनजान भी होता है और विदेशी भी होता है, और सेंटेंस मुझे साफ साफ बता रहा है कि वो घटना उसके लिए बड़ी अनजान थी, उसमें बाहर विदेश की कोई बात नहीं है, तो उसको डेफिनेटली पता है सर इसका फॉरेन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर अननोन है। सर मेरी तो कोशिश पहले दिन से यही होती है कि मैं एक एक बच्चे को बताऊं कि जेन्युइन तरीके से चीज़ें ऐसी हैं। कई बार बच्चा अपनी पुरानी आदतों की वजह से उन चीज़ों को उसी लेवल पर जाके याद करने लगता है जिस लेवल पर उसने आज तक चीज़ों को समझा है। पर आपको सोच लेना चाहिए सर, अगर उस लेवल से चीज़ें बदलनी होती तो पहले ही बदल जाती। शायद कमियाँ इसलिए रह गई कि शायद हमने उन चीज़ों को वैसे नहीं समझा। तो मैं आपसे उम्मीद भी करूँगा, मेरी आशा आपसे यही है कि आप लोग मुझे उस लहजे में समझेंगे जिस लहजा में शायद भाषा में बदलाव आ सकता हो। आज ग्रामर में भी ऐसे ही काम करना है सर हम लोगों को। सर हाँ बिल्कुल, पर वो थोड़ा सा, जैसे बच्चे ने मेरे से पूछा कि इसका स्ट्रेंजर भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे रुका एकदम से। सर स्ट्रेंजर जो होता है ना सर, वो इंसान को दिखाता है। स्ट्रेंजर एक व्यक्ति है, अनजान इंसान, और जिस वर्ड को आपने पढ़ा है वो केवल अनजान है, वो इंसान नहीं है। जबकि मीनिंग मैच कर गया पर सिनोनिम नहीं है, क्योंकि नाउन का सिनोनिम नाउन होता है, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होता है। अब जिन बच्चों ने नाउन एडजेक्टिव कल की क्लास में नहीं समझे, डोंट वरी, आने वाली 1-2 क्लास में इसको मैं 2-3 बार फिर समझाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा बेटा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और अगली बात को समझाना शुरू करता हूं। सर ग्रामर, सर ग्रामर आपको तब मानना कि आपको आनी शुरू हो गई जब आप एक सेंटेंस को महसूस करना शुरू कर दें। सर ग्रामर को अलग अलग लेवल से पढ़ाया जाता है। कुछ लोग नाउन से शुरू करते हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। पर मैंने 18 साल पढ़ा के एक चीज़ समझी कि मैंने कहा अगर हम बच्चों को पहले सेंटेंस बनाना सिखाएं तो उसके बाद नाउन समझना बड़ा आसान होगा। बच्चा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट महसूस कर पा रहा है या कुछ भी है, तो फिर आसानी से बच्चा उसको महसूस कर सकता है। तो मेरा पहला मोटिव यही है कि मैं क्लास में बैठे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को एक सेंटेंस बनाना सिखाऊं। सर जैसा मैंने कहा था, उम्मीद है कि शायद आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं रिमाइंड करा देता हूं कि सर वो चाहे कितनी भी बेसिक्स बात है आपने पहले लाइफ में खूब पढ़ी हो, पर मैं फिर भी उसको पढ़ाऊंगा, ये मान के चलूंगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ रखा। पढ़ा है तो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ के अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाए। पर यह विश्वास है कि अगर सेंटेंस पढ़ाओगे तो उसके अंदर के वर्ड्स नहीं पढ़े होंगे। सेंटेंस पढ़ाओगे तो उतने लेवल पर जाकर नहीं पढ़ाओगे जितने लेवल पर मैं उसको बताने वाला हूँ, ये मुझे विश्वास है। तो उसका मतलब ये है कि क्लास में बैठे एक एक बच्चे को बहुत कुछ नया मिलेगा। अब आने वाली क्लास को हम बहुत मन से पढ़ने वाले हैं और एक एक करके समझने वाले हैं। सर एक काम और करना, जब मैं किसी भी ग्रामर के कंसेप्ट को पढ़ाऊँ तो उसके 3 लेवल बताऊँगा सर। सबसे पहले वो कंसेप्ट आपसे मैं बुलवाऊँगा, इससे आपका स्पीकिंग अच्छा होगा। उसके बाद फिर मैं आपसे कहूँगा कि एक लिख के दिखाओ, इससे आपका राइटिंग अच्छा होगा। उसके बाद फिर मैं उसे एक लिख कर अपने आप और ये बताऊँगा देखो ये एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम में ऐसे पूछा गया। जब तीसरे सेक्शन पे चलूँगा तो उससे आपका एग्जाम अच्छा होगा। इस लहजे में आपको इंग्लिश की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी सर, लिखना, बोलना, समझना, और एग्जाम्स देने चलो तो एग्जाम्स भी। सर अब उस लेवल पे जाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग में जो चीज़ हम सब लोगों को चाहिए अच्छे से, वो चाहिए कि सर एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से आपने पढ़ा है, जिस टॉपिक का आमतौर पर नाम बोलते हैं सर टाइम एंड टेंस। सर टाइम एंड टेंस एक ऐसा टॉपिक है, हाँ ये बात अलग होगी, शायद आपको लगा होगा कि मैंने टाइम वर्ड जोड़ दिया है। स्कूल से तो टेंस सुनते आ रहे थे सर। टेंस में हमने ये सुना था चुका चुके चुकी, गा गे गी, ता ते ती, रहा रहे रही। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला सर। ग्रामर में आपने ये भी सुना था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस प्लस प्लस। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला सर। आपने ये भी सुना था चलो आओ सीखते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सर सच बताऊं मैं ये भी नहीं बोलने वाला, मैं इन तीनों में से कुछ नहीं करूँगा
सबसे पहले जितने भी टेंस हैं, मतलब टेंस का मतलब टॉपिक जितने तरीके के सेंटेंसेस आपको लिखना बोलना सिखाता है, सबसे पहले बोर्ड पे हम वो सारे सेंटेंस समझेंगे, चाहे उसमें 10 दिन लगे, 8 दिन लगे, 12 दिन लगे, 15 दिन लगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। हर बैच में अलग दिन लगते हैं, हर बैच पे अलग लेवल पे बैच चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी सर, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट है। सर ये लास्ट में मैं आपके मुंह से निकलवाऊंगा जब ये टॉपिक पूरा होगा। ये इसलिए ज़रूरी है बेटा कि कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है सेंटेंस को लिख के बताओ ये कौन सा टेंस है, तो इसलिए उसको बताना बहुत ज़रूरी है। बताऊंगा नो डाउट, बट वो लास्ट में आपके मुंह से ही निकलवाऊंगा आपसे, ये भी बात सच है। पर आने वाले 10 दिन तक प्लीज़ आप में से बेटा कोई बच्चा सर टेंस को ऐसे ना पढ़े सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस, या फिर आप में से कोई भी बच्चा प्लीज़ ऐसे मत पढ़ना कि कौन सा टेंस है, बल्कि आप जेन्युइन तरीके से उस बात को अपनी लाइफ से जोड़ के देखना। मैं कोई भी सेंटेंस में ऐसा बात नहीं बोलूँगा जैसे राम खाता है सीता गाती है। शायद बचपन में किताबों में राम सीता ही नहीं निकला, राम सीता के सेंटेंस इतने थे कि हम उसमें उलझ के रह गए। राम की जगह पिताजी बोल दे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, हम महसूस भी कर पाते, क्योंकि पिताजी को तो महसूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो भी बात आपको आज पढ़ाऊंगा या आगे भी पढ़ाऊंगा, तो मैं आपके परिवार से जोड़ के, आपके आसपास के लोगों से जोड़कर ही उसके एग्जाम्पल्स दूंगा और कहूँगा इसे अपने उन लोगों के साथ जोड़कर देखे जरा। सर आज की मैं बात शुरू करता हूँ। सर टाइम एंड टेंस टॉपिक का जेन्युइन मतलब क्या है वो सुनिए सर। एक्चुअल में टाइम एंड टेंस का टॉपिक एक चीज को यूज करना सिखाता है जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। सर जिसे हिंदी में हमने काम कहा है उसे इंग्लिश में या तो हम वर्ब कहते हैं या फिर एक्शन कहते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसको आप और मैं बिना वर्ब के बना दें। हर सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो वर्ब है। बच्चे कई बार बोलते हैं सर ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब देने का मेरा मन करता है। मैंने कहा सर एक सेंटेंस को हम तभी सभी सेंटेंस मान सकते हैं जब जेन्युइन तरीके से उसमें टाइम दिखाई देता हो। कोई बात आपने कही पर उसमें टाइम नहीं है तो बात ही नहीं है सर। मैं खुश, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ। मैं खुश था, टाइम दिखा था, सेंटेंस हुआ। तो एक सेंटेंस को शायद हम तभी सेंटेंस मानते हैं जो उसमें टाइम दिखाने वाली फीलिंग आ जाए, और सेंटेंस में टाइम दिखाने का जो सबसे जेन्युइन काम करता है ना वो आपके वर्ब करती है। तो इस टॉपिक से हम क्या सीखते हैं कि एक वर्ब को हम कैसे टाइम के अनुसार यूज करें। सर इस टॉपिक से हम सीखते हैं कि जो एक काम होता है काम, उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं। ये चीज सीखने को मिलेगी इस लेसन से। सर जब मैंने कहा कि एक काम को हम कैसे टाइम के अनुसार लगाते हैं, तो यहां से जेन्युइन तरीके से आपको एक बात सीखनी चाहिए, यानी कि काम जो है, यानी कि जो भी हम करते हैं वो टाइम के हिसाब से बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखिए, आप और मैं रात को जो सोने का काम करते हैं उसे इंग्लिश में हम कहते हैं गो टू बेड। मैं चाहूँगा सर आप यहाँ पर वर्ड लिखा ना सर। जब भी कोई बात मुझे लगे कि यहाँ से वर्ड्स के ऊपर पेपर में कुछ बात पूछी जाएगी या फिर आम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पर, फिर मैं उसको लिखवाऊंगा सर। आप गो टू बेड लिखा है तो उसके साथ एक लिस्ट बनाए सर, बॉक्स में डालकर। सर आज भी जो बच्चे नहीं लेके आए कॉपी, प्लीज़ मेरे कहने से एक वाइट पेजेस का इतना मोटा रजिस्टर सर और 2 कलर के पेन। हर पेज पे नीचे अगर आपने सेंटेंस सीख लिया तो नीचे कोई जगह छोड़ना, घर जाकर वहाँ पर एक सेंटेंस अपने पास से लिख के देखना। पहले कुछ दिन गलत सेंटेंस लिख के जाएंगे, फिर वो सही हो जाएंगे, और फिर आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। मुझे भाषा सिखा दिया, मुझे लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है। आप कहोगे हर लेवल पे इंग्लिश मुझे आती है। जिस दिन अपना ये काम छोड़ दोगे, आप खुद सेंटेंस बना के नहीं देखेंगे, उस दिन से आप इंग्लिश समझ में तो आएगी पर पिछड़ना शुरू कर जाओगे। आप पिछड़ जाएंगे सर। अब मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे अलग, और कम से कम सच बताऊँ सर, ऐसे 3-4 रजिस्टर भरने चाहिए आपके पूरे कोर्स में, और आराम से भरेंगे सर, और बहुत मज़ा आएगा सर। अगर आप स्टार्टिंग से लिखते चले सेंटेंस बना रहे ना, आपको इतना मज़ा आएगा कि कोई ऐसा एस्पेक्ट छूटेगा ही नहीं बेटा जो जेन्युइन में भाषा का हिस्सा और आपको ना पढ़ाएगा। आमतौर पर हम स्पीकिंग कोर्स में सर टेंस पढ़ लेते हैं, थोड़े से मॉडल्स पढ़ लेते हैं, 1-2 कंडीशनल पढ़ते हैं और 1-2 पैसिव के सेंटेंस पढ़ते हैं। ये स्पीकिंग कोर्स पूरा हुआ। हम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का स्पीकिंग कोर्स करते हैं, उसमें इतनी सी बातें होती हैं सर। पर ये वाला बैच आपको है सर, वो सब कुछ पढ़ाएगा, एक एक चीज़ पढ़ाएगा आपको।
वो तो बच्चा है कोर्स इसके सामने, इसमें तो पता नहीं कितना कुछ है। पर आप सेंटेंस बनाना मत छोड़ना बेटा, आप सेंटेंस को यूज़ करना मत छोड़ना, पहले दिन से आदत बनाना। आज से मौका है आपके पास, चाहे कुछ हो जाए, 10 की जगह 1 बना के सुना, सेंटेंस रोज 1 बनाना जरूर, 1 तो जरूर बनाना। आगे सुनिए सर, इस वर्ड के ना थोड़ा सा एक लिस्ट बनाइए। गो टू बेड आ गया सर, दूसरा वर्ड आ गया स्लीप, तीसरा वर्ड आ गया सर फॉल अस्लीप, चौथा वर्ड आ गया सर हिट द सैक। आगे बढ़ देखिए सर, टेक अ नैप, याद कराऊंगा सर, ऐसे लिखवाऊंगा नहीं, चिंता मत करो, आप लिखते चलो बस। कैट नैप, कैच 40 विंग्स, टेक अ siesta, टेक अ siesta। सर ये वर्ड्स आप एक बार देख लीजिए और फिर इनको मैं समझाता हूँ। शाबाश, गो हेड। टेक अ siesta, टेक अ नैप, कैट नैप, कैच 40 विंग्स, स्लीप, फॉल asleep, हिट द सैक, गो टू बेड। सर जब आप लिख लें तो एक सेंटेंस बोलना शुरू कर दें आज से, आई हैव रिटन। अब भाषा सीखना है तो फिर भाषा को अपनी लाइफ में डालना शुरू करें। सेंटेंस पढ़ा दूंगा कैसे बोला आई हैव रिटन, पर आप बोलेंगे जरूर से बोलना आई हैव रिटन। जब भी आप लिख ले तो जरूर बोलना सर। सर वर्ड्स को बता रहा हूं तो पहला वर्ड बताता हूं। जब हम सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं बेटा, जब हम सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो उसे हम इंग्लिश में गो टू बेड कहते हैं, और जब हम केवल सोते हैं तो उसको स्लीप कहते हैं। सर आप कभी भी लेटते हैं बिस्तर पर, तो बिस्तर पे जब हम सोने के लिए जाते हैं तो उसे इंग्लिश में हम गो टू बेड कहते हैं। जब हम सोते हैं तो उसको स्लीप कहते हैं। अगर आपको ये बताना पड़े किसी को कि मैं रोज 6 घंटे सोता हूं, तो शायद इन सभी में से केवल एक वर्ड है जो इस बात को बता सकता, वो है स्लीप। मैं रिपीट करके कहता हूं, अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं 6 घंटे सोता हूं, तो शायद आपके पास एकमात्र वर्ड है जो इस बात को बता सकता, वो वर्ड है स्लीप। जब आप ये कहना चाहें कि मैं सोने के लिए जाता हूं, बिस्तर पे सोने के लिए जाता हूं, तो फिर आपके पास 2 वर्ड है इंग्लिश में, एक गो टू बेड और दूसरा हिट द सैक। सर गो टू बेड कह दो या हिट द सैक कह दो, उसका मतलब सोने के लिए बिस्तर में जाना। रोज ऐसा होता भी है सर, अब जाकर बेड पे लेटते हैं रात को, तो जब रात को बेड पे जाकर लेटते हैं सोने के लिए, तो उसे या तो गो टू बेड कहते हैं या हिट द सैक कहते हैं। ये आपका दूसरा वर्ड है सर। तीसरा वर्ड देखिए सर, सर ये जो अस्लीप शब्द होता है इसका मतलब नींद में होता है। जब आदमी कोई नींद में होता है तो उसको स्लीप कहते हैं। पर अगर इसके साथ फॉल शब्द आ जाए तो ये वर्ड बन गया फॉल अस्लीप, इसका मतलब सो जाना होता है, नींद आ जाना होता है। कई बार कहते हैं ना मुझे नींद आ गई, आदमी ड्राइव कर रहा है नींद आ गई, लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा है नींद आ गई, नींद आ गई। तो जो नींद हम बोलते हैं ना नींद आ गई मुझे, आंख लग गई, तो नींद आने को इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉल अस्लीप। बिल्कुल बता दो, अब इसमें बिल्कुल हटके वर्ड है, हर चीज की सेंस अलग है। और हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को समझते ही नहीं सर। कितने अलग अलग वर्ड है। सोने के लिए बिस्तर पे जाए तो ये अलग बात है, और जिस समय सोते तो ये अलग बात है, और जब नींद आती है तो ये अलग बात है। आगे की तरफ देखिए सर, सब बताओ ये सारे वर्ड याद हुए? ठीक है, मैं लास्ट में एक रिकैप ले लूंगा अभी। सर ये वर्ड क्या लिखा है? आवाज में फीलिंग से नहीं आई। दूसरा क्या लिखा है? और तीसरा क्या लिखा है? सर आपने देखा होगा कई बार हम प्रॉपर तो नहीं सोते, पर हम एक थोड़ा सा नींद की झपकी ले लेते हैं। आप कहीं ट्रैवल करें बस में तो बैठे बैठे 10-15-20 मिनट के लिए सो गए। आप ऑफिस में तो वहीं पे, लाइब्रेरी में तो वहीं पे आपने ऐसे सर रखा और 10 मिनट के लिए आराम कर लिया। तो थोड़े समय के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो 10-20 मिनट की एक छोटी सी नींद की झपकी लेते हैं, उस नींद की झपकी को इंग्लिश में हम 3 तरीके से दिखाते हैं। जो मन करे वो बोलो। जब जब आप और मैं नींद की झपकी लेंगे तो 3 तरीके के शब्द बोल सकते हैं। सर पहला वर्ड मेरे साथ बोलना। हाँ जी बेटा। अब इस बात को ऐसे समझिए, कोर्स जो आप कर रहे हैं ना सर,
ये कोर्स वाकई में सर आपको इंग्लिश में बहुत बड़ा सी चेंज देगा, पर अगर इसको फॉलो करेंगे, मज़ा नहीं लेना इसका सर, इसको यूज़ करना है। आपको जेन्युइन लगेगा यार मैंने इंग्लिश में वाकई में कुछ काम किया है। आप कॉलेज लाइफ तक जितना नहीं पढ़ पाए उतने वर्ड्स, उतनी चीज़ें इतने डेप्थ से पढ़ेंगे इसमें। बस आप अपने विश्वास को मत छोड़ना कि मुझे अपना बेस्ट लगाना बैच में। एक एक बात को बहुत बारीक सर विश्वास से कहता हूँ कि आप कहेंगे कोई भी बात को बोलने का शब्द मेरे पास ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी बात को कहने का तरीका मेरे पास ना हो, इम्पॉसिबल है सर। अखबार का एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा, पर वो तब होगा सर जब आप उस वर्ड को फॉलो कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, और उस लेवल पर हमें जाना है सर। एट एनी कोस्ट हमें करके दिखाना है लेवल। सब मानते हैं ना मेरी बात? आइए बेटा सर अगली वर्ड देखिए, ये क्या लिखा है सर? आपने देखा होगा घर में जो महिलाएं होती हैं वो आमतौर पर दोपहर में प्रॉपर एक नींद लेती है, 1 घंटा 1.5 घंटा। उठ लगता है कि उनको भाई सुबह जल्दी उठे थे, काम है, हो गए, आप अब फ्री हैं, तो 1 घंटे के लिए सो गए। तो दोपहर में हम एक प्रॉपर नींद लेते हैं ना सर, पूरी प्रॉपर नींद, उस नींद को, दोपहर की नींद को हम बोलते हैं सिएस्टा, और लेना होता टेक। इसे पूरा वर्ड बोलते हैं टेका सिएस्टा। ये आमतौर पर वर्ड जो यूज हुआ वो गर्म कंट्रीज के लिए यूज हुआ था पहले। जो गर्म देश हुआ करते थे वहां पे लोग अपने थकने की वजह से दिन में सो जाते थे। उसके बाद से ये वर्ड इतना कॉमन हुआ कि आज दिन की नींद को हर कोई व्यक्ति टेका सिएस्टा कहता है। दोपहर में सो जाओ, टेका सिएस्टा। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है। अभी सारे वर्ड बोलने के बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सर बताइएगा जरा, सोने को इंग्लिश में क्या बोला हमने? सोने के लिए जाते हैं, क्या बोला आपने? दूसरा वर्ड क्या है? ठीक है बेटा। और केवल सोना हो तो? नींद आने की इंग्लिश? मन से बोला था ना आपने? मुझे दिखाया तो नहीं ना? मुझे दिखाने से क्या मिलेगा, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी सर। दो वो जो नींद की झपकी लेते हैं, और जो प्रॉपर नींद होती है। अच्छा देखो, जितने भी वर्ड मैंने लिखे आपके बोर्ड पे, क्या वो सारे काम हैं सर? जैसे हिंदी में काम कहते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। सर जितने भी काम होते हैं उनकी अपनी एक फॉर्म होती है। ये सभी काम है तो उनकी अपनी एक फॉर्म है सर। तो उसमें से एक को यूज करते हैं गो। गो टू बेड का मतलब सोना हो गया। अब यहां पर इसका सेकंड फॉर्म देखे तो वेंट है, और थर्ड फॉर्म देखे तो गॉन है। ये कोई नई बात नहीं है सर, बचपन में खूब सुना है, गो वेंट गॉन, कम केम कम, थिंक थॉट थॉट, बाय बॉट बॉट, से सेट सेट, टेल टोल्ड टोल्ड, ऐसे वर्ब्स की फॉर्म खूब याद की है सर। जो वर्ब्स आपने और मैंने याद करी है वो 3 फॉर्म हमने याद करी है, पर एक वर्ब को आप अच्छे से यूज कर पाओ, मतलब उस वर्ब के हर तरीके को यूज करने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, तो मैं ये कहता हूँ उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको वर्ब की 5 फॉर्म इसमें कन्वर्ट करनी है सर। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको यहाँ से समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं कि किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म को अगर हम आईएनजी के साथ देख लें तो उसे वर्ब की 4th फॉर्म कहना शुरू करते हैं। जैसे आप गो का गोइंग कर दो, पहली फॉर्म में आईएनजी लगा दो, 4th फॉर्म हो गई। से इसी तरीके से वर्ब की पहली फॉर्म में अगर आप और मैं एस और ईएस लगा दें तो उसे आजकल वर्ब की 5th फॉर्म कहने लगे। तो पिछले कुछ सालों से एक चीज डेवलप हुई है, वर्ब की 5th फॉर्म और वर्ब की 4th फॉर्म, जो पहले कभी नहीं थी। पहले तो वही थी सर, 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म। अब 4th और 5th भी लोग बोलने लगे, तो आप कभी अजीब मत फील करना कोई कहे 4th फॉर्म, कहना हाँ पता है पहली फॉर्म में आईएनजी को 4th कहते हैं। कोई कहे 5th फॉर्म, क्लियर है यार, पहली फॉर्म में एस और इस लगा तो 5th है। मतलब आप ऐसे उस पर रिएक्शन देना, क्योंकि वो कोई नई चीज आपके लिए होनी नहीं चाहिए सर। क्या मैं मानूं आपको क्लियर मेरी बात? बहुत बड़े सर। शायद आप नहीं भूलें कि वर्ब की फॉर्म्स को सीखने के लिए, और नहीं भूलें तो मैं भूलने भी नहीं दूंगा सर। मैं आपको बताता हूं, केवल वर्ब को समझने के लिए, इंग्लिश में डेप्थ से समझने के लिए करीबन 8 से लेकर 9 लेसन है। 15 टॉपिक सारे होते हैं, उसमें से 8 से 9 टॉपिक केवल वर्ब को समझने के हैं। तो यानी कि जिस टॉपिक को आप समझने जा रहे हैं वर्ब के बाद, ये मान के चलना सर आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में 75% लैंग्वेज को कवर करने वाले हैं। आप जब पहला टॉपिक सीख लेते हैं सर, तो बाकी के बच्चे 8 टॉपिक जो है वो आपके लिए बच्चों जैसा खेल हो जाएंगे। उनमें कुछ आपको लगेगा नहीं विशेष, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पहले से क्लियर है। तो मैं कोशिश ऐसे ही करूँगा कि वो 8-9 लेसन का रास्ता खुल जाए। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन है, कंडीशनल है, मॉडल्स हैं, वॉइस है, नरेशन है, एडवर्ब्स हैं, एडवांस वर्ब है,
ये सारे लेसन वो यहीं से निकलने सर। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पहले लेसन को इतनी बारीकी से आप लोगों को समझाऊं, इसे तो मैं सारे समझाऊंगा, पर इतना समझाऊं कि आने वाले लेसन आपको बहुत बारीक से मतलब समझ में आए और अच्छे लगे, ऐसा लगे कुछ है ही नहीं गुरुजी, सच में इंग्लिश आ गई। उस लेवल पर जाने के लिए आपको एक बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी सर, इस भाषा को अपने जीवन में यूज़ करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि क्लास में बैठे जितने भी बच्चे हैं एक बात को बड़ी बारीकी से समझें सर। क्या समझें? कि पूरी इंग्लिश में बच्चों 4 ऐसी सिचुएशंस आएंगी, 4 ऐसे सिचुएशन आएंगी जहां पर एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग वर्ब्स होंगी। टाइम एक ही होगा पर वर्ब को 2 तरीके से लिखा गया होगा, 2 अलग अलग तरीके से। जानकर अच्छा लगना चाहिए, उनमें से एक तरीका आप आज से सीखना शुरू करने जा रहे हैं। सर सुनिए बड़े ध्यान से। कहते हैं कि जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है ना सर, गो, जब इसमें हम एस और यस लगा के इसको गोज करते हैं ना, तो ये 5th फॉर्म होती है। तो बात मैं भी मान गया, पर वो तो नहीं बता रहा हूँ, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। तो फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा के 5th फॉर्म जब हम कर देते हैं ना सर, तो जेन्युइन तरीके से उसका मीनिंग नहीं बदलता। जो मतलब आपकी पहली फॉर्म गो का है वही मतलब जेन्युइन तरीके से वर्ब की 5th फॉर्म गोज का भी है। मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों वर्ब का मीनिंग बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट वही मतलब है, जो इसका है वही मतलब उसका है, फर्क कुछ नहीं है। सर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, एक लेसन आ जाएगा। लोगों को एक लेसन पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस लेसन में पता है क्या होता है, ऐसी वो 4 वर्ब कौन कौन सी हैं जो व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग लिखी जाती हैं, जिनका मीनिंग सेम है, टाइम सेम है, पर वो व्यक्ति के हिसाब से बदलेंगे। पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपका टाइम एंड टेंस आपको विस्तार से समझाएगा। आपके अंदर बस सुनने की काबिलियत होनी चाहिए, सीखना आपको आ ही जाएगा। तो जो मतलब वर्ब की पहली फॉर्म का होता है ना बेटा, वही मतलब वर्ब की 5th फॉर्म का होता है। 5th मतलब एस और एस वाली वर्ब। सर ऐसा क्यों है, इसका जवाब देता हूं। सर हमेशा नहीं होता कि आप किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है आप अपनी बात कर रहे हैं, कभी ऐसा होता है आप सामने वाले के बारे में कुछ कह रहे हैं, कभी किसी और के बारे में। तो जब हम बातें करते हैं तो हम आसपास के लोगों के बारे में, अपने बारे में, किसी और के बारे में करते ही रहते हैं। अब हाना का जवाब दे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना सर। सारी बातें मैं अपनी तो नहीं करने वाला, कुछ आपकी भी कहूंगा, हमारी भी कहूंगा, हमसे अलग किसी और की भी कहूंगा। तो ये बात अगर आपको एक बार क्लियर हो जाए कि हम हमेशा किसी एक के नहीं बल्कि अलग अलग के बारे में बात करते रहते हैं, तो आपको जेन्युइन तरीके से पता चलेगा कि वो 4 वर्ब बनी क्यों है या वो 4 वर्ब कब यूज करनी है। सर उन 4 वर्ब में एक चीज कॉमन मिलेगी, एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी, उन सबके लास्ट में या तो एस आएगा या ई एस आएगा। एस आएगा या ई एस आएगा, बड़ी कॉमन है। अच्छा वो क्यों आएगा वो भी मैं पढ़ाऊंगा, पर अभी सुन लो पहले। तो ये जो एस और ई एस वाली वर्ब्स होती है ना सर, ये हमेशा आप ध्यान रखना किसके लिए आती है। अपनी लाइफ में ध्यान रखना सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे आप बात करें उनसे अलग भी हैं। ये बात शायद कुछ ना समझ पाए, आप समझेंगे। इस समय मैं बात कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और आप बात करें मुझसे बात कर रहे हैं, हम 2 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। पर इस क्लास में जितने भी हम लोग हैं, हमसे अलग भी कुछ लोग हैं। जैसे आपके घर पे आपके जो पिताजी हैं, आपका भाई है, आपकी मदर, आपकी बहन, आपके घर पे कोई चीज़ पड़ी है, वो आपका खुद का मकान, वो बाइक या स्कूटी या कार या पेन या वो नोटबुक या बुक जो आपके पास है, वो चीज़ सर जो हमसे अलग है। अब मैंने नाम तो नहीं लिया, क्योंकि नाम तो मैं लेता कितनों का लेता। अब मैंने ही कह के ब्रदर भी दिखा दिया, फादर भी दिखा दिया, फ्रेंड भी दिखा दिया कोई, तो हमसे कोई अलग है और गिनती में एक है। सबसे पहले ध्यान देना सर, हम कितने लोगों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। टोटल 7 लोग हैं, जिनमें से 3 क्लियर करे मैंने, जो हमसे अलग और गिनती में एक है। बाकी 4 कौन बच गए सर? कोई नहीं। एक तो आप हैं, एक मैं आपके लिए यूं हूं, एक हम सारे हैं, और एक हमसे अलग ये लोग हैं, दे हैं। सर ध्यान देना, आप अपने लिए क्या लेके आए? सर मेरे लिए
जिससे हम बात करते हैं वो यू है, और हम सब सर हमसे अलग है पर गिनती में ज़्यादा है। अभी सड़क पे जो लोग घूम रहे हैं यहाँ से आ जा रहे हैं वो शायद ज़्यादा है, वो क्या हो गया हमारे लिए नहीं, पर मेरे पिताजी, मेरी मदर और मेरी कार। सो मैंने कहा जब 4 सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पर एक ही वर्ब को 2 तरीके से लिखा मिलेगा तो उसमें एक वर्ब एस वाली होती है, और ये जो एस वाली वर्ब होती है वो जेन्युइन तरीके से इन लोगों के लिए आती है जो हमसे अलग है और एक है, इनके लिए एस वाली वर्ब आएगी। तो आप हमेशा ध्यान देना इनके लिए एस वाली वर्ब है। पर आप सबसे पहले ये देखें, सर ये तो बात बहुत दूर की हो गई, इससे पहले ये बात देखें, जब भी आप सेंटेंस में कोई वर्ब लेके आएंगे तो वो टाइम को दिखाती है। बताइए सर, क्या सोना कोई काम है? मैं 2 मिनट में आपको एक कंडीशन क्लियर करता हूँ, ये दोनों फॉर्म आती कब है, मात्र 1 से 2 मिनट में। बस आप मुझे सुन के जवाब देना। बताइए बेटा, क्या सोना कोई काम है? क्या ये ऐसा काम है जिसे आप और मैं हम सब करते हैं? क्या एक दिन या रोज? क्या ये काम हम सबके जीवन में रूटीन से होता है, डेली होता है? सर ऐसे काम जो आपकी और मेरी लाइफ में रूटीन से होते हो, डेली होते हो, हमेशा होते हो। 3 बातें मैं बहुत बारीकी से बच्चों को लिखवाता हूँ। मैंने कहा बेटा जिंदगी में नोट्स में ये बात मत निकलने देना। मैंने कहा बेटा एक तो ये परमानेंट, एक तो ये वर्ड, एक ये वर्ड, और बेटे एक ये वर्ड। कोई भी ऐसा काम बेटा जो आपके और मेरे जीवन का परमानेंट हो गया, फिक्स्ड है, होना ही है। दूसरा देखिए, कोई भी ऐसा काम मेरी और आपकी लाइफ का जो डेली होता है, कोई भी ऐसा काम मेरी और आपकी लाइफ का जो रूटीन से मतलब बार बार होता है। तो ऐसे सभी काम जो इन सेक्शन में आते हैं, जैसे मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। बेटा जी आप सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हो? 5 बजे। बेटा ये जो टाइम मुझे आपने 5 बजे का बताया वो आज का है या रोज का है? देखा, इस बच्चे से अगर मैं बात करके देखूं तो उठने का जो टाइम मुझे बच्चा 5 बजे बता रहा है वो शायद परमानेंट है, इसका फिक्स्ड है। शायद ये फिक्स्ड कैसे हुआ? जब बार बार करने लगे, रूटीन का हिस्सा बना, या फिर वो डेली का हिस्सा बना, तभी तो परमानेंट आया। तो ऐसे सभी काम जो आपकी लाइफ में रोज होते हैं या बार बार होते हैं या रूटीन से होते हैं, ये सभी काम आपकी लाइफ की परमानेंट हिस्सा है। सर जैसे मेरी लाइफ परमानेंट है, जैसे इस बच्चे का अपना टाइम उठने का है, ऐसे हर किसी का अपना टाइम है। जैसे इस बच्चे का उठने का अपना एक फिक्स टाइम है, ऐसे हर किसी व्यक्ति का अपना एक फिक्स टाइम है। तो बस आपको ये देखना है कि जो बातें परमानेंट होती है, रूटीन से होती हैं, आप बोलना चाहे, लिखना चाहे, या बताना चाहे, या पढ़ना चाहे, उसमें देखो कि काम रूटीन से होता है क्या। अगर वो रूटीन से होता है तो उसको लिखने के 2 ढंग हैं। पहला ढंग अगर आपके सामने लिखें तो उसे हम वर्ब की इस फॉर्म से दिखाते हैं। कौन सी फॉर्म बेटे? बेटा बोल के दिखाओ। और अगला कौन सा है? अगर हम किसी भी काम की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे तो आप इमेजिन करके देखना वो घटनाएं वो होती है जो हम रूटीन से करते हैं। क्लियर? तो आई हैव गॉट इट बोल सकते हैं सर। सर ऐसे नहीं बात बनेगी, एक बार थोड़ा सा एक सेंटेंस महसूस करके देखते हैं, करके देखें सर। आप जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सर, सारे बच्चे एक सेंटेंस को अपनी कॉपी का हिस्सा बना के देखें। मुझे नहीं करना, आपको करना है। सर सुबह सोकर जगते हैं तो उस इंग्लिश में वेकअप से दिखाते हैं। अगर इसी में हम यहाँ पर एस लगाते तो ये फिफ्थ फॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि एक सेंटेंस पहले महसूस करें। आपका अपना कोई टाइम होगा घड़ी का, सुबह उठने का। सर जो भी टाइम है, जैसे मेरा जो टाइम है वो है 6:30। ये 6:30 AM का जो मैंने टाइम बताया वो मेरा रोज का है, डेली का है। सर जब भी कभी हम कोई घड़ी का टाइम बताते हो तो उसके नाम से पहले एट लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि एक सेंटेंस सोचिए अपने बारे में। आप अपने बारे में एक सेंटेंस लिख के देखें। उस सेंटेंस में आपको लिख के दिखा, बोलना नहीं सर किसी को भी। उस सेंटेंस में आप मुझे एक टाइम के साथ सेंटेंस लिख के दिखाओ कि आप कितने बजे उठ जाते हैं। सोचो, ट्राई करो, एक सेंटेंस बनाओ। उस सेंटेंस में आप क्या करें, टाइम के साथ ये लिख के देखें कि आप कितने बजे उठ जाते हैं। आपका टाइम अलग होगा, बताने का तरीका तो एट है। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आपने लिखा? yes, बहुत बड़े सर। सर बताइए, सोफे सोकर जगने की इंग्लिश क्या थी? मैंने सुना तो नहीं बेटा? मैं अपने लिए क्या हूं?
सबसे पहले उस व्यक्ति को ले आओ जिसकी बात कर रहे हैं, वो मैं हूं ना? क्या इस काम को मैं रूटीन से करता हूं? तो मैंने कैसे बोला सर? आई वेक अप एट, कौन सी फॉर्म है बेटा? हाँ जी बेटा, किसी भी काम की फर्स्ट फॉर्म से आई के साथ लगाकर ये दिखा सकते हैं कि मैं रूटीन से इस काम को करता हूं। आई नहीं बेटा, वी में भी, वी नहीं बेटा, यू में भी, यू नहीं, हमसे अलग दो दे हैं उनमें भी। सब बताओ, मैंने बोला मैं 6:30 बजे उठता हूँ, कैसे बोलूँ? हम सब उठते हैं, आप उठते हैं, ऊपर बच्चे बैठ के पढ़े वो सब उठते हैं। सर क्लियर हुआ ये बात? चलो एक काम करो सर, एक सेंटेंस और अपनी कॉपी का हिस्सा बनाओ। सर मैं टाइम लिखता हूँ आप सभी के सामने अपनी मदर का। मेरी मदर का जो उठने का टाइम है सुबह मॉर्निंग में, वो है सर 4:30 AM। ये रोज का है उनका सर। बोलना नहीं सर, सेंटेंस बनाए। कभी भी कोई सेंटेंस बनेगा तो पहले देखना, आप हमेशा सबसे पहले उस व्यक्ति को लेकर आओ जिसकी बात कर रहे हो, फिर उसका वो काम दिखाओ, और वो काम ध्यान रखना वो टाइम के हिसाब से होना चाहिए। पहले उस व्यक्ति को लेके आओ, जैसे आप अपनी मदर की बात करें तो पहले अपनी माय मदर लिखेंगे सर। जिसके विषय में बात करते हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कोई बड़ा सा शब्द नहीं है, जिसके बारे में बात करते हैं दैट्स योर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस आप बता रहे हैं अपनी मदर के बारे में, तो माय मदर लिखा सर। डन? मुझे एक बात का जवाब देना सर, जो बोर्ड पे मैंने टाइम लिख के बताया वो आज का है या रोज का है? सर दो बातों का जवाब देना सर बड़े ध्यान से, और आवाज में एक फ्लो के साथ बताना सर। जो टाइम मैंने आपको बताया वो आज का है या रोज का है? रोज का। सर मेरा, आपका, हमारा, या हमसे अलग का? मदर का ना? हमसे अलग है तो गिनती में वो कौन कौन हो सकते हैं? ही, शी, इट। तो मदर तो इट होगी या शी हो गया, शी हो गई, ठीक है। अब मैं शी का रूटीन बता रहा हूँ कि मेरी मदर जो है वो सुबह 4:30 बजे उठ जाती है। तो माय मदर वेक अप या वेक्स अप? दैट्स ग्रेट। माय मदर वेक्स अप एट 4:30 AM। सब बताओ, ये सेंटेंस समझ में आया? एस वाली वर्ब रूटीन को दिखाएगी, पर किसका रूटीन बताएगी? ही, शी, इट। और फर्स्ट फॉर्म रूटीन जो बताएगी वो किसका बताएगी? आई, यू, वी, दे। सब मैं माई स्टूडेंट्स करके बात करूं तो मैं किसकी बात करूं? एक या ज्यादा? माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स। तो इसका मतलब पेरेंट्स एक कह रहा है। इसके कुछ लगा नहीं, मेरी जान निकाल दी इसने। कोई नहीं, होता रहता है सर। एक सेंटेंस बोल के अब टाइम आ गया सर सेंटेंस बोलने का, फिर आएगी बात एग्जाम पे। और पहले सेंटेंस को महसूस करते हैं सर, यूज करके देखते हैं सर। एक काम मेरे साथ बोला सर, बोलेंगे सब बच्चे? सर योगा करना होता है, डू योगा। सुना नहीं? क्या कोई काम है? कौन सी फॉर्म है ये? क्या इसकी 5th फॉर्म जानते हैं आप? क्या बनेगी? डस? क्या ऐसे लोग हैं जो योगा रूटीन से करते हैं? वो मैं भी हो सकता हूं, आप भी। आप लोगों को अगर मैं ये बताना चाहूं कि इस काम को मैं रूटीन से करता हूं, रोज, डेली, तो मैं अपने बारे में बात करूं तो क्या लगाऊं? काम क्या था बेटे? बोलना पड़े, काम क्या था? योगा या डू योगा? कैसे बोलूं बेटा? मैं करता हूं, आप करते हैं। सर फ्री में स्पीकिंग कोर्स कर लो बेटा एक बार, चलो शाबाश। आप करते हैं? यू डू? हम सब करते हैं। माई फादर, अब मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, आप खुद सोच के देखिए। माई फादर डू योगा? डू या डस? सच्ची? नहीं, माई फादर डू। ऐसे तो लगे रहेंगे हम, मैं डू कहता रहूँगा, अब डस। एक सेंटेंस मेरे साथ बोला सीखे, बोलेंगे सर। यू आर मिस्टेकन। आपको कभी भी लगे मैंने गलती करी तो बोल दिया, यू आर। बात समझ में आ रही है? माई मदर, मैं बता रहा हूँ रूटीन से करती। माई मदर
डू योगा या डज योगा? छोड़ो ना। माई पेरेंट्स पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों। मम्मी होती तो शी, पापा ही, और दोनों है तो दे, और दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ना। चलो ऐसा मज़ा सा नहीं आया, तुमने बढ़िया से नहीं बोला यार, पता नहीं क्यों। चलो दुआ से देखते हैं। अखबार पढ़ना क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म बताना। रीड या रीड्स? पक्का पक्का। क्या अखबार पढ़ना कोई काम है? क्या ऐसे लोग हैं जो रूटीन से अखबार पढ़ते हैं? कोई भी हो सकता है ना? आए डेली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू शी दे ही। क्या आपको पता चला कि इंग्लिश में ऐसी कितनी वर्ब है जिनको हम कितने तरीके से लिखते हैं? एक तरफ क्या लगता है, एस या ये अलग से फॉर्म है ना? क्या वो किसी के लिए भी आ सकती है जो हमसे और गिनती में? पता है वो कौन कौन है? ही, शी, इट के लिए वर्ब की क्या ये फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आपने सुनी? क्या वर्ब टाइम दिखाती? कितने टाइम होते हैं? ये वाला आए का चला गया। कुछ ऐसे काम है जो जुड़े हैं और वो हमारे रूटीन का हिस्सा है, प्रेजेंट के और रूटीन का हिस्सा है। ऐसे काम जो प्रेजेंट के रूटीन परमानेंट है, डेली होते हैं, बार बार होते हैं, उनको दिखाने के लिए या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। पर आपका एग्जामिनर ये बात नहीं जानता, वो कहेगा कि मैं तो नहीं पता, तुम बताओ क्या करोगे। एक सेंटेंस है, अब पेपर पे आओ, पहले पेपर पे आते हैं। अब आपको धीरे 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 जब वर्ब की थोड़ी थोड़ी समझ होने लगेगी, पहले 2-3 दिन तो लगेंगे आपको, पर धीरे धीरे फिर एक लेवल ऐसा आएगा आपको बच्चों जैसी बात लगने लगेगी। फिर वो सर, ये जो शब्द होता है ना यूजुअली, ये आम तौर पर तब आता है जब हम किसी भी काम के बार बार होने को दिखाते हैं कि वो काम तो बार बार आम तौर पर होने लगा है। आम तौर मतलब अधिकतर बेटा, ऐसा कोई भी काम जो अधिकतर होता है, बार बार हो रहा, उससे हम यूजुअली से दिखाते हैं। सर आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आज से सुन लो, शायद आप में से कुछ बच्चे इस वर्ड को ना पकड़ पा रहे हो। तो एक कॉपी में लिस्ट बना लो बेटा अपनी अच्छे से। कल से बेटा सब बच्चे अपनी कॉपी जरूर लेके आएंगे। मैं आपके बीच में जा के देखूंगा अभी कि कौन बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं। मॉलिकोडल, कॉडल, पेम्पर, कॉसेट, स्पॉइल, स्पून फीड। जब हमारे लिए कोई चीज़ नहीं होती है ना बेटा, तो उस टाइम पे बड़ी दिक्कतें आती हैं। हम सोचते हैं कि यार ये क्या है, क्यों है ऐसा, ये तो बहुत सारा हो गया, जबकि सच्चाई नहीं है। मैं हमेशा बैच की शुरुआत में एक बात बच्चों को बताता हूँ अपने जीवन से जुड़ी। मैं कहता हूँ कि बात जीवन में याद रखना सर, मैंने तो बहुत मन से रखी है। कहते हैं समस्या के बारे में सोचने से बहाना मिलता है। जब हम कभी भी किसी समस्या के बारे में सोचते हैं ना सर, तो आपको हमेशा बहाना मिलेगा, आपको रीज़न मिलेंगे सर ऐसी समस्या क्यों है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो ये समस्या है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब जो लोग इसमें ये सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और केवल इतना ही सोचते हैं, तो उनके पास हजारों रीज़न है ये बताने की कि इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं है। स्कूल अच्छा नहीं था जी, टीचर अच्छे नहीं थे, घर पे माहौल नहीं था, ये नहीं था, वो। आप पूछ के देखो सर, ऐसी बहुत सारी वजह होंगी बच्चे के पास जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो समस्या के बारे में सोचने से बहाना मिलता है
समाधान के बारे में सोचने से रास्ता मिलता है। सर आपने सोचा कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, चलो इंग्लिश अच्छी बनाते हैं। तो जब आप इंग्लिश अच्छी बनाने के लिए चले तो आपको ऐसे बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, वो व्यक्ति भी सिखाता है, वो व्यक्ति भी सिखाता है, ये किताब भी इंग्लिश को मदद करती है, ये किताब भी, ये नोट्स भी, ये नोट्स भी। तो समाधान के बारे में सोचने से हमेशा रास्ता मिलता है सर। आपको चाहे डेली फिर आप प्लस होने शुरू होते हैं, चाहे आपको 2 बात नहीं मिली हो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक टाइम के बाद सब कुछ नया होता है, एक टाइम के बाद सब कुछ फिर अच्छे से आने लगता है। तो कितनी अच्छी बात इसमें बोली सर कि समस्या के बारे में सोचने से बहाना मिलता है, समाधान के बारे में सोचने से रास्ता मिलता है। जिंदगी को आसान नहीं, कुछ लोग लाइफ को इजी बनाने की कोशिश में रहते हैं सर, जबकि वो सच्चाई नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसको एक बार बड़े मन से सुनना सर, लास्ट बोलूंगा, बड़े ध्यान से देखना। समस्या के बारे में सोचने से बहाना मिलता है, समाधान के बारे में सोचने से रास्ता मिलता है। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जीवन में कभी भी उत्तम समय नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। आपको लाइफ में कभी राइट टाइम नहीं मिलेगा सर। सर आपने मॉर्निंग में 8 बजे का टाइम निकाला, बहुत सारे त्याग करें। बहुतों के लिए नींद बड़ी प्यारी थी, वो छोड़ी होगी। बहुतों के लिए बहुत पहले उठना शुरू करना पड़ा होगा, तब जाके बैच में आप पहुँचे। पर ये त्याग है सर। आसान बनाने के चक्कर में चलेंगे, छोड़ना यार, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। पर आप लोगों से कितना पिछड़ गए, इमेजिन करके देखो। लोग तो चले हुए हैं, आपको उनके कंपटीशन में उनके साथ ही हैं, आप भी उसी वर्ल्ड में सर। रोज अपने ऊपर कितना काम करें बहुत सारे लोग, और उनके साथ आपको भी कॉम्पीट करना है। और आप छोड़ के चक्कर में कब तक छोड़ते रहोगे, कब तक पीछे रहोगे। आप ही के बैच में बच्चा बैठा है, ये बच्चा पटना से, बिहार से स्पेशली केवल यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए बैठा है। स्पेशली वहाँ से सब छोड़ के, पटना, दिल्ली विल्ली सब छोड़ के ये बीच में आया है। पीछे भी उड़ीसा के बच्चे थे, कुछ मेरठ के बच्चे थे, जयपुर से बच्चे थे। मैं दिल्ली पढ़ाता तो बहुत सारे बच्चे टच में रहे हैं, वहाँ से ही बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं। पर मैं कहता हूँ सर, उन बच्चों के साथ आप भी तो कॉम्पीट करेंगे ना सर। तो कब तक राइट टाइम की तलाश में रहेंगे सर। राइट टाइम किसी का आज तक आया नहीं है। अब थोड़ा सा सोच के देखो, एक बार मन को रिलैक्स करो, आपको 10 बजे पता चलेंगे कि आज नहीं कल करते हैं। हर किसी के शरीर में एक आदत है सर आराम से रिलैक्स करने की, पर कब तक बचेंगे सर। तो जिंदगी को आसान नहीं सर, लाइफ को इजी बनाने के लिए थोड़ी ना चलते हैं सर। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आदमी अपने आप को ना, इमोशंस को कंट्रोल करता, नहीं यार सीखना तो है, दिक्कत आ रही आने दे, पर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी का नाम ऐसे थोड़े ना पड़ा सर। पहाड़ तोड़ने जैसा काम तो आपको करना नहीं है। सुबह जल्दी उठना, क्लास में आना, ये पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, थोड़ा ही बहुत तो स्ट्रगल है सर, ज़्यादा कहाँ है। पर बदले में हम लेके कितना जाना चाहते हैं, और बदले में आप लेके कितना गए। मैंने इतना बताया पर आप लेके इतना गए। मैंने एक बात बताई पर आपको 10 बात नजर आई। मैंने एक सेंटेंस पढ़ाया पर आपने अपनी लाइफ के 10 सेंटेंस बोल दिए। तो मैंने तो एक बताया, आपने उसको 10 में डाल दिया। तो मैं कम बता रहा हूँ, आप ज़्यादा सीख रहे हैं। ये है सर। तो इसे कहते हैं जीवन में कभी उत्तम समय नहीं आता। उत्तम समय मतलब राइट टाइम नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है, यानी कि टाइम को राइट बनाना पड़ता है। स्ट्रगल है, पर वो स्ट्रगल आपकी एक विशेषता का पार्ट बनेगा एक समय के बाद। ये चीज़ जिन बच्चों की सोच में आती है सर, वो बच्चे कभी मार नहीं खाते अपनी लाइफ में। जो बच्चा सीखना बंद नहीं करता सर, वो आगे बढ़ना भी बंद नहीं करता। वे लोग हमेशा रुक जाते हैं जिनकी लर्निंग रुक जाती है। और भाषा सच में एक है ना, आदमी के विश्वास का एक निशानी है सर। आदमी में विश्वास आता है सर। जितने भी वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखे सारी वर्ब्स हैं, इन सब का मतलब किसी को लाड प्यार में बिगाड़ना होता है। सब मॉलिकोडल का मतलब भी बिगाड़ देना, कोडल का मतलब भी बिगाड़ देना, पैम्पर का मतलब भी लाड प्यार में बिगाड़ देना, कॉसेट का मतलब भी लाड प्यार में बिगाड़ देना, स्पॉइल का मतलब भी बर्बाद करना है, बिगाड़ देना है, और स्पून फीड का मतलब भी किसी को लाड प्यार में बिगाड़ देना है। इससे ज़्यादा वर्ड आपको याद नहीं करने। अभी पीछे हरियाणा के एक एग्जाम में कोसेट वर्ड पूछा गया था, कोसेट का सिनोनिम बताओ। तो जिन बच्चों ने कॉसेट वर्ड पढ़ा है उनके लिए बहुत बच्चे जैसी बात थी। तो कॉसेट या कोई भी, ये सारे मेन वर्ड है सर, जिसका मतलब लाड़ प्यार में बिगाड़ना होता है। इनको याद कर लो बस, मोर देन इनफ है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। मेरा काम है लाड़ प्यार में बिगाड़ना, तो एक काम ही काम होता है जिसे हम करते हैं सर। गौर से देखिए, पढ़कर देखो। आपने जिनको सबसे आगे रखा है, ये वो हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। आपने यहाँ पे लिखा ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी सब आ गए। तो ये तो कोई एक आदमी तो है नहीं सर, ये तो ज़्यादा है। और जब ये ज़्यादा है तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए, तो दे है। और आपको पता दे में तो कैसे बात चलती है सर।
जब दे होता है तो दे में तो सर आप लोग जानते ही हैं, तो उसमें तो ही शी इट दे के साथ तो वर्ब की, और ये क्या लगा है एस, और यस अगर वर्ब में आ जाए तो क्या वो फिफ्थ हो जाती है? क्या ऐसी वर्ब किसी ही शीट को दिखाती है क्या? सर सुना नहीं, ये सुनो। तो जेन्युइन तरीके से सर इसमें एस आएगा या हटेगा? तो पेपर में जाके जब देगा ना, ऐसे देगा, एक सेंटेंस को 4 टुकड़ों में बांट देगा, कहेगा बताओ किस हिस्से में गलती है। आपको कहना है इसके कौन से हिस्से में गलती है, कहना है इसमें एस नहीं लगेगा। अगर वो आपसे पूछता कि गलती क्या है तो बता दोगे, आप ये कहते सर इसमें एस हटेगा और वाक्य ठीक हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन और समझ के देखते हैं। देखिए शी, अभी कौन शी है पता नहीं, पर हमसे अलग एक है ये पता है। यहां पे बात शी की चल रही है। शी गोज टू बेड अर्ली एंड राइज विथ द लर्क। सब बेस बना रहे हैं तो बहुत आराम आराम से चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे तो पूरा बैच ही आराम से चलता है, पर फिर भी ये लेसन तो आपको इतना बारीकी से, पहले 3-4 लेसन तो इतने बारीकी से सीखने आपको कि उसके बाद फिर आपको एफर्ट्स भी ना लगाना पड़े और इंग्लिश बड़े स्मूथ तरीके से चलती चली जाए। शी गोज टू बेड अर्ली एंड राइज विद द लर्क। शी गोज टू बेड अर्ली एंड राइज विद द लर्क, एक सेंटेंस लिखा बेटा। सर जहां भी एंड आता है तो उसका मतलब मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं एक बात और जोड़ रहा हूं। सर मैंने एंड के पहले एक काम लिखा है गो टू बेड। शायद इस क्लास में बैठे सब बच्चों को पता है गो टू बेड को हिट द सैक भी कहते हैं। तो गो टू बेड यानी कि सोना एक काम है। तो अगर मैंने एंड के पहले एक काम लिखा है जल्दी सोना, तो एंड के बाद भी काम ही आएगा सर। ठीक है, ये वर्ड शायद आपको ना पता तो लिख लेना बेटा। ये वर्ड होता है राइज विद द लर्क। राइज विद द लर्क, इसके सामने लिखना बेटा वेक अप अर्ली। वेकअप अर्ली का मतलब जल्दी उठना होता है। सर जिसे हम हिंदी में जल्दी उठना कहते हैं उसे इंग्लिश में हम 2 तरीके से बोलते हैं। या तो हम कहते हैं राइज विद द लर्क, या फिर हम उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं वेकअप अर्ली। मतलब होता है जल्दी उठना। तो ये दोनों शब्दों का मतलब जल्दी उठना होता है। सर ये लर्क आप याद ना करें, मतलब रटे नहीं, इसको समझ लें। लर्क जो है वो स्पेन के एक पक्षी का नाम है। जैसे हमारे यहाँ पे मुर्गा जब सुबह बोलता है तो लोग उड़ जाते हैं, कहावतें चली आ रही, सर मुर्गे ने बांग दी तो लोग उड़ गए सुबह सुबह। तो ऐसे स्पेन के अंदर एक ये लर्क नाम का पक्षी है, जब ये सुबह गुनगुनाता है, गाता है, तो वहाँ के लोग जग जाते हैं। तो तब से इंग्लिश में कहावत बनी है, सुबह सुबह उठ जाना, सुबह जल्दी उठना। तो सुबह जल्दी उठने की इंग्लिश को या तो हम बोलते वेकअप अर्ली, या फिर बोलते राइज विद द लर्क। आप संडेस की बारीकी देखिए सर, पढ़कर देखिए, आपको 2 काम दिखाई दे रहे हैं, एक उठना और एक सोना। सर आपने महसूस किया हो तो यहाँ पर जैसे सोने वाला काम जल्दी होता है, और एस लगा के हमने ये देखा कि रूटीन से होता है, और ये देखा कि शी का रूटीन है, तो बिल्कुल ठीक है, शी के रूटीन में 5th फॉर्म आती है। पर जब रूटीन से शी जल्दी सोती है तो उठती भी तो शी ही जल्दी है। भाई हमने कहा था जिसकी बात करें वो सबसे आगे लिख दिया। तो इस सेंटेंस में जब हमने शी लिखा तो उसका मतलब बात शी की कर रहे हैं। तो शी जब रूटीन से जल्दी सोती है तो शी ही रूटीन से जल्दी उठती भी है। आपने गौर दिया हो तो राइज वर्ब की पहली फॉर्म है। सर अगर ये एस वाली वर्ब होती तो राइजेस लिखा होता। आप ही बताओ सर किस हिस्से में गलती है? हाँ सर बताओ, इसमें एस लगेगा या हटेगा? तो क्या बोलना चाहिए? शी राइज विद द लर्क या राइजेस विद द लर्क? आर यू श्योर और नॉट? सब मैं एक बात और बच्चों को चाहूंगा, टाइम से जुड़ी एक छोटी सी बात अपनी कॉपी का हिस्सा बनाएं सारे बच्चे। सर कल से नोटबुक सब बच्चे लेके आएंगे, है ना? केवल सेंटेंस ही नहीं, सेंटेंस के साथ साथ में वर्ड्स भी बहुत अच्छे करने हैं सर। पहला वर्ड मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लिख लें, ये राइज विद द लर्क का मतलब जल्दी उठना सर। तो सुबह के जो जल्दी वाले टाइम होते हैं वो 2 हैं, 2 याद कर लेना। एक होता है DAWN डॉन, और जल्दी के लिए दूसरा वर्ड याद करना बेटा V। ये V का स्पेलिंग WE नहीं है बेटा, ये WEE है, तो ये V है बेटा। और V के बाद जो यहां पे आप लिख रहे हैं वो है बेटा आर्स।
इसे वी आवर्स कहते हैं। ये 2 वर्ड आपको बहुत अच्छे से सीखने बेटा। सर जिस समय सूर्य उदय होता है उसको इंग्लिश में हम डॉन का टाइम कहते हैं। हिंदी में, प्योर हिंदी में, इसको शुद्ध हिंदी में पो फटना कहते हैं। जब सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है, वो अंधेरा छटता है, रोशनी बढ़नी शुरू होती है माहौल में, उसे हम डॉन का समय कहते हैं। इसलिए हीरो होंडा ने जो एक बाइक निकाली थी सिटी डॉन, उसमें कहते हैं भारत का उदय, वो एडवर्टीजमेंट में कहते हैं उदय। उदय मतलब जो सूर्य उदय होता है, यानी कि जब रोशनी बढ़ती है और अंधेरा छटता है तो उसको डॉन का टाइम कहते हैं। ये होता है डॉन। सर अंधेरा छटने से पहले जो सुबह का टाइम होता है, ये तो रोशनी होगी, रोशनी नहीं हुई है, जब अंधेरा है और सुबह का टाइम है, जब तक सूरज नहीं निकला और अंधेरे का टाइम है और सुबह का वो टाइम होता है, उन घंटों को जैसे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 2:45 बजे, 2:30 बजे, ये सुबह आ जाती है। तो 2:30-3 बजे, 3:30 बजे, ये जो सुबह का टाइम होता है उसको सुबह सुबह का टाइम कहते हैं, सुबह सुबह के कुछ घंटे कहते हैं। तो सुबह सुबह के जो घंटे सूर्य उदय से पहले के, उसे इंग्लिश में कहते हैं वी आवर्स। ब्रह्म मुहूर्त में जो एक बात बोलते हैं ना सर, तो उसको कहते हैं वी आवर्स में उठना चाहिए। बहुत सारे लोग 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, वो अपने जीवन में वी आवर्स में उठते हैं। वी आवर्स मतलब बिल्कुल सुबह सुबह, सूर्य उदय से पहले कुछ 2-3 घंटे होते हैं, उनको वी आवर्स कहते हैं सर। 2, 2:30-3 बजे, 3:30 बजे का टाइम जो होता है वो वी आवर्स का होता है। तो सर आपको 2 वर्ड याद करने, आपके पेपर में खूब पूछे जाएंगे ये वर्ड। डॉन पूछ लेगा, वी आवर्स पूछ लेगा, क्या पूछेगा अभी याद करवा रहा हूँ, समझाया नहीं सर, ये ध्यान रखना। बस ये अलग से कलर के पेन से लिख लेना सर, अलग कलर के पेन से। डॉन वाला जो टाइम है वो एट से दिखेगा, और वी आवर्स वाले जो टाइम पीरियड वो प्रेपोजिशन इन द से पूछेंगे। दा तो लगता है, दा तो इसके साथ है। वी आवर्स एक टाइम पीरियड से पहले इन लगेगा, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा सर। वी आवर्स से पहले पूछे टाइम दिखाने के लिए। छोटे जिन बच्चों को नहीं लग रहा है एट इन क्या है, कुछ नहीं बेटा, एट, इन, ऑन, टू, विद, बाय, ये छोटी छोटी प्रेपोजिशंस हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। तो जब टाइम को जोड़ते ना किसी काम से, तो उससे पहले एट लगा दिया, इन लगा दिया, वर्ड है। तो वी आवर्स से पहले इन आएगा और डॉन से पहले एट लगता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाएंगे आगे क्यों ऐसा है। सर आपको जो एक शीट मिली थी कल, उसके सभी क्वेश्चन तो नहीं, उसमें डज डू देखना है सर, डज डू देखना, पढ़ाया नहीं, कल पढ़ाऊंगा। पर वो शीट आप करके देखना सर, उसमें कुछ क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस में सर फिल इन द ब्लैंक से व्यक्ति दे दिया और ऊपर वर्ब की 2 फॉर्म दे रखी, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म। व्यक्ति के साथ वर्ब की फॉर्म भर के देखनी है, सारे क्वेश्चन करके। धन्यवाद बेटा, थैंक यू, कल मिलते हैं।